बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। 24/9 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ सीमल हाशमी। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूँ अबूज़र मुअज़्ज़म। आप सब गुड मॉर्निंग। सीमल आपको गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं आपका दिन खैरियत से गुजरे। और इसके साथ साथ जी एक चीज़ जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, NCOC को 500 डेज़ मुकम्मल हो चुके कल, और इस हवाले से जो कि नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर जो कि NCOC है, उसने जो कारकर्दगी दिखाई है, मेरे ख्याल में वो पाकिस्तान के लिए एक तारीखी सगे मील है, क्योंकि कोरोना के दिनों में जो इमरजेंसी डील किया था बड़ी ज़बरदस्त। बिल्कुल, इमरजेंसी में ये बनाई गई थी जी। मुल्की सतह पर ये एक पूरी कमेटी थी जिसमें हर सूबे की अपनी रिप्रेजेंटेशन थी। स्टेटिस्टिक्स को देखकर पूरी रिसर्च के साथ डे टू डे इसका इजलास हुआ और पूरे मुल्क की सिचुएशन के अकॉर्डिंगली वो स्मार्ट लॉकडाउन जो इंट्रोड्यूस पाकिस्तान ने कराया, जिसकी तारीफ पूरी दुनिया ने की। इवन WHO की तरफ से भी कहा गया कि पाकिस्तान ने बड़े ज़बरदस्त मेजरमेंट्स लिए हैं कोविड को कंट्रोल करने में, हर वेव में। उसका क्रेडिट जो है वो NCOC को जाता है। और सबसे बड़ी बात कि नेशनल इंटरेस्ट को सामने रखा। किसी सूबे ने ये नहीं कहा कि हम इनफरादी तौर पर डिसाइड करेंगे या हमारा राइट है या हम देखेंगे कि हमने अपने रीजन में क्या करना है। ऑल्दो उनके पास राइट्स जरूर थे, लेकिन NCOC की जितनी सजेशंस थी उनको ऑन बोर्ड भी लिया गया, उनको देखा भी गया और उनकी तमाम रिसर्च के ऊपर ट्रस्ट भी किया। बिल्कुल, और इसमें कोई शक नहीं है जी कि इस हवाले से दस्तावेज़ फ़िल्म जो है वो भी अज़्म आलिशान भी रिलीज़ की गई है, और आर्मी चीफ की जानिब से पैगाम दिए गए, ISPR की जानिब से पैगाम आए। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने भी इस हवाले से तारीफ़ की। फिर तमाम वफाकी वज़रा और तमाम स्टेक होल्डर्स जो इसमें इन्वॉल्व थे, सूबाई हो या फिर वफाकी हो, सभी बहुत खुश हैं, सभी एक्नॉलेज भी कर रहे हैं NCOC की कारकर्दगी को, और आइंदा भी यज़म किया कि पाकिस्तान इसमें बेहतरीन कारकर्दगी एज ए नेशन दिखाएगा, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है। इसमें आपने जैसे कहा है कि तमाम सूबे इसमें अपने अपने तौर पर इन्वॉल्व थे। यही वजह थी कि तमाम सूबों ने भी काम किया, वफाकी सतह पर भी काम हुआ, जिससे पाकिस्तान ने ओवरऑल कोरोना में बड़ा ज़बरदस्त काम किया और दुनिया ने इसको अप्रिशिएट भी किया। बिल्कुल, दुनिया ने इसको अप्रिशिएट भी किया। और अब सर आप ये भी देखिए, नहीं की किसी ने सियासत नहीं की कि हमारे सूबे में आपकी हुकूमत में है या नहीं है। स्टेटिस्टिक्स को सबने माना। NCOC की ही वजह से जो वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन है उसको भी मैटर किया गया कि कहाँ कौन से एरिया में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, और फिर डे टू डे बेसिस पर वेबसाइट डेवलप कर लेना। उसके बाद तमाम स्टेटिस्टिक्स जो है वो आवाम के साथ शेयर करना, चाहे वो नंबर्स के हवाले से हो, वो परसेंटेज के हवाले से हो, वो वैक्सीन डोज के हवाले से हो। अब देखिए कि ये तमाम के तमाम सजेशन जो हैं वो NCOC से ही इनिशिएट किए गए, और हंगामी बुनियादों पर इतना बड़ा स्टेप ले लेना और उसकी कामयाबी जो है वो इसका अपना मुंह बोलता सबूत है। इसका क्रेडिट डेफिनेटली गवर्नमेंट को जाता है। इसमें कोई शक नहीं है जी, गवर्नमेंट को भी इसका क्रेडिट जाता है, और जो हमारी पाकिस्तानी अवाम है इसको भी इसका क्रेडिट जाता है कि बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। NCOC के जो अहकाम आए उसको फॉलो किया गया, चेक किया गया। अच्छा, रोज़ाना NCOC की तरफ से जो ट्वीट आता था उधर से अपडेट हो जाते थे सब कि लास्ट 24 आवर्स कैसे रहे, क्या पॉजिटिव रेशो थी, कितने लोगों को वैक्सीनेशन लगी है। ये तमाम डिटेल्स इन्फॉर्मेशन NCOC ने बर वक्त हर शख्स को पहुँचाई है। उससे फ़ायदा ये होता है कि आप अपडेटेड रहते हैं, और हमें भी जब समझ में आता था अच्छा जी अभी अब पॉजिटिव रेशो बढ़ गई है, कम हो गई है, हम NCOC के डाटा के ऊपर ही रिलाई करते थे, जो कि बड़ा मुस्तनद था और एक्यूरेट था। और अब देखिए कि ग्राफिकली भी, सोशल मीडिया प्रेजेंस वाइज भी, और जिस तरह से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की, ये शॉर्ट टाइम स्पैन में इतना ज़्यादा काम कर लेना, मतलब एक्चुअली बड़ा प्राउड फील होता था कि पाकिस्तान इज़ ऑन द फ्रंट एंड टेकिंग इट अप एज अ सीरियस मैटर। और ऑब्वियसली ये एक सीरियस मैटर है भी। तो कंग्रेचुलेशंस टू ऑल द टीम, एंड ऑब्वियसली वज़ीर-ए-आज़म की लीडरशिप में ये पूरा डिसीजन लिया गया था और बनाया गया था, और आर्मी चीफ से लेकर तमाम वज़रा जो हैं वो ना सिर्फ इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, बल्कि आवाम भी जो है इसको डेफिनेटली अप्रिशिएट करती है। और इसके साथ साथ आप ये भी देखिए कि जो अज़्म आलिशान एक दस्तावेज़ी फिल्म बनाई गई है वो अप्रिसिएशन में ही इस पूरी टीम के लिए बनाई गई। बिल्कुल, और इस दस्तावेज़ मूवी में जो पैगाम दिया गया है उसमें इन तमाम पहलुओं को उजागर भी किया गया, जिस पर काम करके पाकिस्तानी कौम और NCOC ने कोरोना का मुकाबला किया है। तो आई थिंक ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और आइंदा भी इंशाल्लाह मेरे ख्याल में अज़म करना चाहिए पाकिस्तान को, पाकिस्तानी आवाम को, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, तमाम इदारों को, किसी तरीके से पाकिस्तान काम करता रहेगा जब तक कोरोना है। और इसके अलावा भी अगर कोई भी क्राइसिस आता है तो इसी अज़म के साथ पाकिस्तानी कौम और अफवाज पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है वो काम करेगी। खुदा ना खास्ता जी अब दोबारा कोई क्राइसिस आए, और हम तो ये दुआ करते हैं कि बहुत जल्द जो है ये तमाम कोविड की जो वेव्स हैं ये भी ख़त्म हो जाएं। और इसके साथ साथ जैसे हम जिक्र कर रहे हैं कि 500 डेज़ कंप्लीट हो गए। कल बहुत से लोगों ने ट्विटर पर अपना अप्रिसिएशन भी की, अपना राय भी का इजहार भी किया, जिसमें वज़ीर मुमलिकत इत्तलात और नशरियात फ़ारूक हबीब ने यह कहा कि वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में वफाकी वज़ीर असद उमर और उनकी टीम पर मुश्तमिल NCOC के 5 दिन मुकम्मल हो गए। फिर उन्होंने ये भी कहा कि नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम ने कोविड की जो पूरी एक पेंडेमिक था उससे निपटने के लिए कौमी यकजहती पैदा की है। नो डाउट जी, कौमी यकजहती तो पैदा हुई है, एंड एवरीबडी केम ऑन द सेम पेज एंड सेम बोट
एयरपोर्ट जहाँ पर ये पूरे डिसीजन जो हैं वो लिए जा रहे हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि वाकई जो जिस प्लेटफॉर्म से ये डिसीजंस लिए गए रोज़ाना, फिर एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि एनसीओसी की तरफ से ब्रीफिंग दी जाती थी, लाइव टेलीकास्ट होती थी। असद उमर साहब जो कि इसको हेड भी कर रहे थे, उन्होंने भी भरपूर तरीके से इसके हवाले से तमाम डिटेल्स बताई हैं और ये बड़ा ज़रूरी था कि लोगों को प्रेस ब्रीफिंग के थ्रू आप बताएं। इसके अलावा आप रोज़ाना टेलीकास्ट के थ्रू, जब क्राइसिस ज़्यादा था तो रोज़ाना टेलीकास्ट होता था 4 बजे के अराउंड, रोज़ाना अपडेट्स किए जाते थे कहाँ पर क्या फ़ैसले किए जाने हैं। अभी भी ये मीटिंग्स तो रोज़ाना की बुनियाद पे हो रही हैं, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और इसमें हमने ये चीज़ देखी है कि अगर कोई भी डिसीजन लिया गया एनसीओसी के प्लेटफॉर्म से तो वो फिर उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वाकई वो पॉजिटिव हुए हैं। कि अगर कोई सख्ती की गई है, एसओपीज़ में सख्ती की गई है, लॉकडाउन या स्मार्ट लॉकडाउन किया गया है, तो उसके आफ्टर इफेक्ट्स हमेशा से हमने देखा कि पॉजिटिव आए हैं जी। और इसकी अप्रिसिएशन हमने रिसीव भी की है। और कोविड की वजह से जहाँ पर तमाम ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुतासर हुई, बहुत से शोबे मुतासर हुए, बहुत सी चीज़ें ऐसी रहीं कि जो या तो मुसलसल लॉकडाउन की नज़र रहीं या अगर खुली भी हैं तो उसको परमानेंट उस तरह से फ्रीडम नहीं मिल सका। अच्छी खबर है जी, जिसपे सबसे ज़्यादा दिल दुखी हुआ था जब ये डिसीजन लिया गया कि आम ज़ायरीन के लिए उम्रा बंद कर दिया जाएगा, जैसे हज जो है वो लिमिटेड कर दिया गया। लेकिन अब खुशखबरी है जी, सऊदी अरब ने 18 माह के बाद गैर मुल्की ज़ायरीन के लिए उम्रा पर पाबंदी ख़त्म कर दी है। जी, ये बड़ी खुश आइंद बात है। अब इसके अलावा ये होगा कि वैक्सीनेशन कराने वाले गैर मुल्की बशिंदे उम्रा अदा कर सकेंगे। दरख्वास्तों की वसूली का आगाज़ जो है वो आज से हो जाएगा और रोज़ाना 60,000 अफराद को मस्जिद उल हराम में और मस्जिद नबी में जाने की इजाज़त होगी। फिर सऊदी वज़ारत हज और उम्रा का ये भी कहना है कि आहिस्ता आहिस्ता 20 लाख यानी कि 20 लाख तक इसकी तादाद भी कर दी जाएगी। प्लस ये है कि चाइनीज़ वैक्सीन के हवाले से जो कन्फ्यूजन थी वो भी दूर होगी कि जिन्होंने चाइनीज़ वैक्सीन लगवाई है वो भी जा सकते हैं। सिर्फ बूस्टर शॉट्स लगवाने होंगे। पाकिस्तानियों के लिए भी अब अलाउ कर दिया गया उम्रा, लेकिन क्वारंटीन करना होगा। कुछ चेंजेस की गई हैं, लेकिन ये है कि आफ्टर ऑल अल्हम्दुलिल्लाह अब उम्रा जो है उसके दरवाजे अब पाकिस्तानियों के लिए भी खुल गए हैं, पूरी दुनिया के लिए खुल गए हैं, जो कि सब हम लोग दुआ भी करते हैं कि जल्द से जल्द ये हो जाए। वो काबे की रौनकें बहाल हों, ये दुआ थी। चाहे एसओपीज़ को फॉलो करते ही हुए ही हो, चाहे 6 फुट का फासला रखे हुए ही हो, चाहे मास्क पहने हुए ही हो, या क्वारंटीन करना हो या वैक्सीन लगवानी हो, अब दुनिया भर से मुसलमान जो हैं वो सऊदी अरब का रुख कर सकेंगे, उम्रा की अदायगी कर सकेंगे। और इसके साथ साथ मरहलावार ये जो डिसीजन है वो लिया गया है। जैसे अभी आपने बताया कि रोज़ाना 60,000 लोग जो हैं वो करीबन उम्रा अदा कर सकेंगे। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप देखिए कि ये तादाद जब बढ़ना शुरू हो जाएगी तो ऑब्वियसली उनका सिस्टम भी एक ऑन प्लेस आ जाएगा और लोग जो हैं उनको पता भी लग जाएगा कि इसके लिए बाकायदा रिक्वायरमेंट्स है क्या और किस तरीके से इसको कैटर करना है। बिल्कुल, और इसके साथ साथ हम ये भी दुआ करते हैं कि जल्द पूरी दुनिया के दरवाजे जो हैं जहाँ जहाँ अभी बंद हैं कोरोना के बायस वो ख़त्म हो जाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह मक्का मुअज़्ज़मा में अब ये मामला हल हो गया है। इसके आगे बढ़ते बढ़ते हमने ये भी चीज़ देखी है कि बहुत से लोग उदास थे जब हज हुआ, तो बहुत से उदास हुए कि इस दफ़ा फिर से वही हुआ। लास्ट ईयर भी सिमर हम बात कर रहे थे कि हज के दरवाजे जब बंद हुए आम लोगों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए या दीगर ममालिक के लिए, तो बड़े दिल अफसरदा थे। अब मेरा भी दिल खुश हो गया जब ये कल खबर सुनी कि हम पाकिस्तानियों के लिए भी दोबारा से उम्रे के दरवाजे खुले हैं। तो अब सोचते हैं ना कि चलो 1-2 महीने तक हम भी अप्लाई करेंगे, जा सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानियों के लिए, सबके लिए आप सबको मुबारक हो, ये बड़ी अच्छी खबर आई है। बिल्कुल, इसी के साथ आज के प्रोग्राम की तरफ चलते हैं जी। आज पूरे प्रोग्राम का रनडाउन क्या रहेगा, क्या बातें होंगी आपके साथ और क्या क्या इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करेंगे, देखते हैं अपने आज के प्रोग्राम में। जी, तो आज के प्रोग्राम में चूँकि जैसे हम ऑलरेडी बात भी कर चुके हैं कि सेलिब्रेट भी कर रहे हैं डिफरेंट चीज़ें, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सिंध में यौम आशूर तक तालीमी इदारे बंद रहेंगे। 18 माह बाद गैर मुल्की ज़ायरीन के लिए उम्र पर पाबंदी ख़त्म हो गई। इब्रार हसन का मोटरसाइकिल पर जर्मनी से पाकिस्तान तक का सफ़र। तालिबान की पेशकदमी रोकने के लिए अमेरिका इन एक्शन। इमरान खान का फर्जी वोट। महंगाई का तूफान कैसा लगा नया पाकिस्तान। ये थी हमारी टॉप स्टोरीज़। और इसके साथ साथ जैसे हम जिक्र कर रहे थे कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है और आपने देखा है कि बहुत से लोग बड़ा यूनिक और डिफरेंट चीज़ें और अचीवमेंट्स अचीव करते हैं, जिस पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जिक्र कर लेते हैं जी एक ऐसे ट्रैवल व्लॉगर का जिन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया और ऑब्वियसली उनके इन काम की वजह से पाकिस्तान का नाम भी रोशन हुआ और उन्होंने ऑप्ट किया जी वो बाइक पर सफ़र करेंगे जर्मनी से पाकिस्तान। जी
जर्मनी में ये रहते हैं और वहाँ से इन्होंने ये सोचा कि पाकिस्तान वो आएंगे, लेकिन बाइक पर। एरोस्पेस इंजीनियर हैं जी इब्रार ने जर्मनी से पाकिस्तान तक मोटरसाइकिल पर 21 मुल्कों से गुजरते हुए सफ़र तय किया है। और इसके अलावा इब्रार बहुत ही ज़बरदस्त फ़ोटोग्राफ़र भी हैं और तमाम वो जो अपना वीलॉग के दौरान उन्होंने पिक्चर्स भी ली, वीडियोज़ बनाई, उससे जो खूबसूरती मज़ीद नज़र आई। जो पाकिस्तानी जो हैं वो ज़्यादा खुश हुए और मेरे ख्याल में ये जो पहले भी इस तरह से जो एक्सपीरियंस कर चुके हैं उससे जो बेहतर इमेज पाकिस्तान का जाता है पूरी दुनिया में, जब आप वीलॉग करते हैं, बनाते हैं, उसकी वजह से पाकिस्तान में जो टूरिज्म प्रमोट होता है उसमें बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। आप देखिए खूबसूरत पाकिस्तान नज़र आता है जी, और खूबसूरत पाकिस्तान है तो दुनिया को देखना भी चाहिए। इब्रार हसन हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम इब्रार। वालेकुम सलाम जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट करने का, थैंक यू सो मच जी। थैंक यू सो मच इब्रार फॉर ज्वाइनिंग इन। बड़ा ज़बरदस्त काम किया जी आपने। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये जर्नी शुरू कैसे हुई, कैसे आपने सोचा कि जर्मनी से आपने बाइक पर ट्रैवल करते हुए पाकिस्तान आना है? बेसिकली मैं काफ़ी अरसे से सोच रहा था। मैं इससे पहले ट्रैवल बहुत ज़्यादा करता था लेकिन मोस्टली बैग पैकिंग करता था, तो थोड़ा सा मैंने कहा कि आउट ऑफ द वे जाको एक डिफरेंट कुछ नया करके देखते हैं। तो बाय रोड हमेशा से ख्वाहिश थी कि मैं कुछ इस तरह करूं। तो लास्ट ईयर मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली। इरादा मेरा था कि मैं थोड़ा सा इसको लंबा करके जो है वो मंगोलिया की तरफ जाऊंगा और वहाँ से पाकिस्तान आऊँगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप सबको पता है कि कोविड की वजह से बॉर्डर्स वगैरह बंद थे, तो ये पाकिस्तान जो है वो जल्दी आना पड़ा। तो ये काफ़ी एक लंबी जर्नी थी, लेकिन उसको शॉर्ट करने के बाद जो है पाकिस्तान जल्दी पहुंच गया था। वेरी नाइस इब्रार। और चूँकि कोविड में ये काम करना भी बड़े आप अज़म और हौसले की बात है, क्योंकि ऑब्वियसली मतलब लोग बड़े थोड़े परेशान भी रहते हैं कि किस तरह से मैनेज होना है। तो बताइएगा, चूँकि आपने जब प्लान बनाया और फिर जो टारगेट आपने सेट किए थे, किन किन मुल्कों से गुजरते रहे, क्या मुश्किलात आई? क्योंकि जब आप बाइक पे होते हैं तो आपको रोड्स, हर तरह के मौसम भी सब कुछ फेस करना पड़ता है। जी, सबसे पहले तो जो इशू होता था वो यही होता था कि जब किसी बॉर्डर पे पहुंचते थे तो ये गारंटी नहीं होती थी कि क्या मैं बॉर्डर क्रॉस कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। और अक्सर मेरे साथ फॉर एग्जांपल ग्रीस के बॉर्डर पे हुआ था, उन्होंने सेम उसी दिन उसको एक आधा घंटा पहले ही अपने रूल चेंज किए थे। जब मैं उनके बॉर्डर पे कोई 450-500 किलोमीटर का उस दिन ट्रेवल करके पहुंचा, पता चला बॉर्डर बंद है और फिर मुझे जो वो 700 किलोमीटर का एक डिटूर लेके नॉर्थ मैसेडोनिया की तरफ जाना पड़ा। और इसी तरह जिस तरह मैं ईरान के बॉर्डर पे पहुंचा वो भी बॉर्डर बंद था, तो मुझे दोबारा से स्पेशल परमिशन लेके आनी पड़ी कॉन्सुलेट से तुर्की में। तो इस तरह की स्पेशली जो मुश्किलात थी कि आपको पता नहीं होता था, हर दिन एक नया एडवेंचर होता था। अच्छा, एक नया एडवेंचर होता था, लेकिन इब्रार टाइम कितना लगा? आपने कहा कि आपने अपने टूर को शॉर्ट भी कर लिया, थोड़ा कोविड की वजह से भी पाबंदियां भी थी। कितना टाइम लगा और रास्ता कैसा था, एक्सपीरियंस कैसा रहा? टाइम मुझे ऑलमोस्ट जो है वो 3 महीने से थोड़ा सा ऊपर लग गया होगा। और इरादा मेरा था तकरीबन 9 महीने का टूर था, लेकिन उसको शॉर्ट करके फिर जो है 3 महीने, और उसके बाद फिर मैंने पाकिस्तान में जो है आई थिंक 2 महीने के करीब, 2.5 महीने के करीब पाकिस्तान में ट्रैवल किया। तो जो ओवरऑल एक्सपीरियंस था उसको बयान करना थोड़ा सा लफ्ज़ों में मुश्किल होता है, लेकिन आई थिंक ये इस तरह का एक्सपीरियंस है कि जो सारी ज़िंदगी भूलना मुश्किल है। कि आपको हर दिन एक डिफरेंट चीज़ मिल रही होती है, लोग आपको मिलते हैं। आपको मोस्टली लोग सोचते हैं कि शायद जब आप रोड पे जा रहे हो तो यहाँ पे एरियाज अवॉइड करने चाहिए ये, लेकिन आप जितना रिमोट जाते हो उतने ही आपको अच्छे लोग मिलते हैं। लैंग्वेज नहीं आ रही होती लेकिन कोशिश कर रहे होते हैं कि किस तरह गूगल ट्रांसलेट के थ्रू या साइन लैंग्वेज कुछ भी किसी तरह आप कुछ ना कुछ इन्वेंट कर ही लेते हैं। सही Exactly. तो इब्रार, डेफिनेटली आपने हर तरह के लोगों को मिले, कल्चर भी देखे, उनकी ज़ुबानों को भी आपने देखा कि किस तरह से बात करते हैं। तो कुछ ऐसा एक्सपीरियंस बताइएगा जब आप पाकिस्तान आ रहे थे, कौन से मुल्क में सबसे ज़्यादा मज़ा आया, अच्छा लगा रहने का, लोग वहाँ के बड़े हॉस्पिटैलिटी आपको दिखाई किसने, क्या कोई एक्सपीरियंस ऐसा शेयर करें? सबसे जो मज़ा आया मुझे स्पेशली वो तुर्की और ईरान में था। अच्छा। तुर्की में स्पेशली जैसे आपको पता है मुस्लिम कंट्री है और जगह जगह पे आपको जो है वो हलाल खाने मिलते हैं, तो वो ढूंढने नहीं पड़ते। यूरोप में मुझे अक्सर जो वो आधा पौना घंटा और 3 घंटे शाम को जो है ना वो ढूंढना पड़ता था, यार कहाँ से अच्छा खाना मिल जाएगा और हलाल मिलेगा। अदरवाइज जो मिल रहा होता है आपको जो वेजिटेरियन या कोई भी ऑप्शन आती है वो खा लेते हैं, लेकिन तुर्की में वो सब चेंज हो जाता है। तो मेरा जो फर्स्ट इंटरेक्शन जो तुर्की में हुआ था यूरोप के इंटर होने के बाद, तो वो एक बिल्कुल नई दुनिया थी। और वहाँ के लोग स्पेशली जो छोटी सिटीज़ के और गांव के लोग हैं वो पाकिस्तान से बहुत प्यार करते हैं। मेरे ख्याल में
एक ऐसी कंट्री जिसमें बंदा प्राउड फील करता है पाकिस्तान बताते हुए। और फिर ईरान वाले जो लोग हैं, मैं वैसे गुजर रहा होता था किसी रोड से तो वो खड़े होके मुझे अपने घर इनवाइट कर रहे होते हैं, आके आप जो है हमारे साथ डिनर करें, लंच करें, या वैसे गुजर रहे होते हैं तो फ्रूट आपको पकड़ा देंगे, कुछ इस अरे तरह की चीजें। जबरदस्त, तो वो इंतहाई फ्रेंडली लोग हैं इस तरह। मेजबान अच्छे हैं। तो और मोस्टली जी जी, जी बिल्कुल एग्जैक्टली। तो काफी अच्छा जबरदस्त, एक्सपीरियंस रहा इन 2 मुल्कों में स्पेशली। बिल्कुल ज़बरदस्त जी इब्रार। और जैसे आपने कहा कि आपको अपना बड़ा रूट चेंज भी करना पड़ा, लेकिन ऑब्वियसली इस मुस्लिम ममालिक के पर्क्स कुछ डिफरेंट होते हैं, इसलिए आपने टर्की और ईरान का भी जिक्र किया। अब आगे क्या प्लान है, क्योंकि आप जैसे लोग जो एडवेंचर को बड़ा पसंद करते हैं एंड यू स्टिल ट्रैवलिंग, आप अभी भी ट्रैवल कर रहे हैं, सो आगे आपका क्या प्लान है, जी, किस जी। तरह से ये पूरा आपने मैप बनाया हुआ है अपने आगे आने वाले एडवेंचर्स का? बेसिकली जब तक कोविड की वजह से बॉर्डर नहीं खुलते तब तक मेरा इरादा ये होगा कि मैं पाकिस्तान में मोस्टली जगह जो है वो कवर करूं। और मेरा इरादा ये है कि मैं इस साल जो है वो वजीरिस्तान, जिसको हार्डली ही किसी और एडवेंचरर ने थोड़ा सा एक्सप्लोर करके उसको जो है वो प्रेजेंटेबल फॉर्म में दिखाया हो, तो मेरी कोशिश होगी कि मैं वो करूं। और जब बॉर्डर खुलेंगे तो सबसे पहले मेरी ख्वाहिश होगी कि मैं इंडिया की तरफ जाऊं, और उसको एक्सप्लोर करने के बाद जो है, जो मैं करना चाहता था हमेशा से, सेंट्रल एशिया और मंगोलिया की तरफ वो अपना टूर दोबारा से रिज्यूम। जबरदस्त, good luck for गुड लक that. आपको जी इब्रार, और हम उम्मीद करते Thank हैं you कि so जल्द much. से जल्द आपके टारगेट्स भी पूरे हों, कोविड की सितम हो, जिसके बाद इंशाल्लाह आपके तमाम टारगेट्स, और मेरे ख्याल में टारगेट तो उनके पूरे हो रहे हैं, साथ साथ पाकिस्तान का जो इमेज बेहतर हो रहा है वो साथ एडिड और वो बेनिफिट है। सबसे बड़ा टैलेंट उनके पास फोटोग्राफी का है। True. मतलब आप एडवेंचर तो करते हैं, आप हिम्मत भी कर लेते हैं, लेकिन द वे यू मेक योर जर्नी मेमोरेबल और आप दुनिया के साथ जैसे शेयर करते Record हो हैं, रहा है दैट मैटर्स द मोस्ट। और इनकी जो पिक्चर्स हैं वो एक्चुअली ना सिर्फ देखी जाती हैं इंटरनेशनली, बल्कि पाकिस्तान को अप्रिशिएट भी किया जाता है। दैट्स द प्लस पॉइंट जो हमें लगा कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिस्कस करना। एक ब्रेक लेते हैं, फिर मिलते हैं। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे और कोविड की सिचुएशन की बात कर लेते हैं। मुल्क भर में लास्ट जो 24 आवर्स के स्टेटिस्टिक्स हैं उनके मुताबिक पॉजिटिव रेशो जो है वो 7.54 रही, 53 डेथ्स हुई और पॉजिटिव केसेस जो हैं वो 4040 रिकॉर्ड किए गए। ये रेशो 8 से तो कम है जो पिछले 4-5 दिन से मुसलसल आ रही थी, लेकिन स्टिल ये बहुत ज़्यादा है और हमें इसको कंट्रोल करना है अपने बिहेवियर से। मास्क पहनना है, वैक्सीनेशन लगवानी है और कोशिश करनी है कि सोशल डिस्टेंस जो है वो मेंटेन। बिल्कुल, और इस कोशिश में जो सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त काम किया वो एनसीओसी ने किया, और उसकी बात हम पहले भी कर रहे थे कि किस तरह से तमाम पाकिस्तान को लेकर चला एनसीओसी। अब आगे क्या प्लान्स हैं वैक्सीनेशन के हवाले से? बहुत से चैलेंजेस हैं, ये स्टैटिस्टिक्स भी आए कि कितने लोगों ने वैक्सीनेशन करवाई है, कितने लोग अभी भी रहते हैं वैक्सीनेशन करवाने वाले। टारगेट हमने सेट किए हैं, ओवरऑल लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा, पार्लिमानी सेक्रेटरी हेल्थ हैं, उन्हें हम खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर साहिबा अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया, और सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद देंगे, एनसीओसी के प्लेटफॉर्म को 500 डेज मुकम्मल हो चुके हैं। जी बिल्कुल, जी अल्हम्दुलिल्लाह। और ये इसने बड़ा एक इफेक्टिव रोल प्ले किया है, क्योंकि जिस तरह से हम सब जानते हैं कि 18वीं के बाद हेल्थ और एजुकेशन और दूसरी चीज़ें जो है वो डिवॉल्व हो गई हुई थी सूबों को, तो इसलिए इस चीज़ की बहुत ज़रूरत थी कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता जहाँ पे सारे सूबे एक जगह पर बैठ के और कलेक्टिव डिसीजंस करते, क्योंकि जाहिर है ये वबा ऐसी थी जिसने पूरे मुल्क को लपेट में लिया हुआ था और इस वबा के लिए कोई बाउंड्रीज नहीं थी, कोई प्रोविंसेस नहीं थी। तो इसलिए ये कलेक्टिव डिसीजंस के लिए मैं समझती हूँ कि ये प्लेटफॉर्म बहुत इफेक्टिव रहा है। चाहे वो इनिशियली हमें डायग्नोस्टिक किट्स के लिए चाहिए था, हॉस्पिटल्स को रिवैम्प करने के लिए, ऑक्सीजन बेड्स के लिए, ऑक्सीजन की प्रोविजन के लिए, और इस बाद में वैक्सीनेशन के लिए, तो ये एक कॉमन प्लेटफॉर्म था जिस जहाँ पर बैठ के म्यूचुअल पॉलिसीज बनाई गई जो कि फिर बहुत इफेक्टिव साबित हुई। बिल्कुल सही, और बड़ी इफेक्टिव साबित हुई जी। और जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर भी रहे थे कि बहुत से ऐसे स्टेटिस्टिक्स हैं जिसको मेक श्योर किया कि आवाम को पहुंचाकर इन्फॉर्मेशन दी जाए, ये सबसे बड़ा एक एलिमेंट था जो कवर किया। डॉक्टर साहिबा, कोविड कंट्रोल इस तरह से नहीं हो पा रहा है कि पॉजिटिव रेशो मुसलसल ज़्यादा आ रही है। पिछले 4-5 दिन से तो 8+ आ रही थी, आज 7.54 है, लेकिन केसेस अभी भी ज़्यादा हैं, 4040। कुछ लॉकडाउन की तरफ भी रुझान जा रहा है लोगों का कि कर देना चाहिए ताकि हम कंट्रोल कर सकें इस 4th वेव को, लेकिन गवर्नमेंट ऑब्वियसली डे टू डे डिसाइड कर रही है। कैसे हम इसको कंट्रोल कर पाएंगे? अब तो परसेंटेज बढ़ रही है वैक्सीनेटेड लोगों की। जी देखें, इस वक्त जब तक हम लोग अपनी एक ख़ास लेवल तक जो हमारा 60% पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करने का टारगेट है, जब तक उसको नहीं पहुंचते 60% को, तब तक ये पाबंदियां जो हैं ये इसी तरह ऑन ऑफ होती रहेंगी।
जब कभी भी केसेस में इजाफा नजर आएगा तो आपको थोड़ी सी आप सख्त पाबंदियां देखेंगे। जैसी थोड़ी सी हमें रिलैक्सेशन मिलती है तो हम लोगों को भी सहूलत दे देते हैं। मगर यहाँ बात ये है कि ये एक लॉन्ग टर्म पेंडेमिक है जो कि फ्यू इयर्स तक हो सकता है कि हमारे साथ रहे। ऑलरेडी 1.5 साल हो गया हुआ है, मजीद इतना टाइम भी लग सकता है इसको कम्प्लीटली खत्म होने में। तो इसका हल यही है कि आप टोटली हर चीज को बंद नहीं कर सकते। इतने लंबे अरसे के लिए मुल्क के काम नहीं रोके जा सकते, मईशत नहीं रोकी जा सकती, एजुकेशन नहीं रोकी जा सकती। तो अब हम लोग आहिस्ता आहिस्ता करके जिस तरह से हमें गुंजाइश मिलती है उतनी रिलैक्सेशंस देते हैं। पर इंशाल्लाह जैसे ही इस साल के आखिर तक हमारे टारगेट्स अचीव होते हैं तो मैं समझती हूँ कि हम कम पाबंदियों के साथ भी नॉर्मल जिंदगी की तरफ लौटेंगे। बिल्कुल सही, इंशाल्लाह जल्द लौटेंगे नॉर्मल जिंदगी की तरफ। डॉक्टर साहबा, अब चूँकि स्मार्ट लॉकडाउन का प्लान बनाया हुआ गवर्नमेंट ने, सिंध में भी यही फॉलो हो रहा है। आज 8 अगस्त से इसको फॉलो करवाया गया, फिर इसके अलावा 9 अगस्त से फॉलो करवाया गया, फिर ये जिस तरह पंजाब में जिस तरह फॉलो कर रहे हैं। आप ये बताइएगा कि सख्ती तो ठीक है जितनी हो रही है, लेकिन स्कूल्स के हवाले से बहुत से सवालात उठ रहे हैं कि स्कूल्स जो हैं वो नहीं खोलने चाहिए थे। अगर स्मार्ट लॉकडाउन है तो वो भी रोक दिया जाता। इस पर कुछ प्लान बनाया? देखिए जी, ये मेरा ख्याल है चारों सूबाई जो वज़राए तालीम है और हमारे फेडरल के जो हैं ये आपस में मुशावरत करते हैं और बिल्कुल सारे डाटा को देखा जाता है और तमाम चीज़ें बच्चों की सेफ्टी जो होती है वो सबसे पहले है। इसके लिए कुछ स्टेप्स उन्होंने लिए थे कि जितने असातिज़ा हैं, जितने टीचर्स हैं, उनमें से कोई स्कूल में एंटर नहीं हो सकेगा जब तक वो वैक्सीनेटेड नहीं होगा। इसी तरह बच्चों के लिए भी SOPs जो है उनके ऊपर अमल दरामद कराया जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग को देखा जा रहा है, हैंड वॉशिंग, हैंड टेक्निक्स। तो ये अब हमारे बच्चों को भी इस न्यू नॉर्मल को सीखना होगा, क्योंकि जिस तरह मैंने कहा कि अब ये एक लॉन्ग टर्म चीज़ है जिसके साथ हमारे अपनी जिंदगियां गुजारनी है और उसको जितना नॉर्मल के करीब कर सके वो हमें करना है। और ये अब दुनिया है, इसमें ये एक कोरोना पेंडेमिक आई है, इसके बाद कोई और चीज़ भी आ सकती है, क्योंकि मैं समझती हूँ कि अब ये एक ऐसा हम दुनिया में रह रहे हैं जहाँ पे इस किस्म की चीज़ें हमें दफ्तन फवक्तन देखनी होंगी। तो इसलिए हमें अपनी ज़िंदगियों को मॉडिफाई करना है, हमें अपनी ज़िंदगियों को इन चीज़ों के साथ, इन SOPs के साथ, जिसको एक न्यू नॉर्मल कहा जाता है, उसके साथ और अपने बच्चों को भी ट्रेन करना है। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहिबा, जैसे हम डे टू डे बेसिस पर NCOC डिसाइड करता है और सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली भी डिसाइड करता है। फॉर एग्जांपल ईद से कबल या रमज़ानुल मुबारक में जिस तरह से एक नया चैलेंज आता है और उसको केटर किया जाता है, अब दोबारा से मुहर्रमुल हराम आ रहा है और आपको पता है कि जुलूस होंगे या गैदरिंग्स होंगी। तो क्या प्लान तरतीब दिया गया है, कैसे मेक श्योर किया जाएगा कि लोग SOPs को फॉलो भी करें और हम दोबारा से उस पेंडेमिक की तरफ ज़्यादा परसेंटेज के साथ ना जाएं? जी बिल्कुल, जैसे अभी हमने देखा है कि ये जो एकदम सडनली जो 4th वेव आई थी, इसके अंदर एक बड़ा रोल जो था वो मवेशी मंडियों का और ईद के इज्तिमात का था। तो इसी तरह अब ये मुहर्रमुल हराम भी एक हमारा एक मजहबी एक मौका है जिसके ऊपर ज़ाहिर मजालिस भी होती हैं, जुलूस भी निकलते हैं। तो इनके लिए SOPs जो हैं वो NCOC की तरफ से इशू कर दी गई हैं और उम्मीद है कि हमारे तमाम भाई बहन जो हैं उसके मुताबिक जो मजहबी उनकी रवायात हैं उस सही। डॉक्टर साहब, अब जिस तरह आपने बताया ओवरऑल मैकेनिज्म बनाया जा रहा है, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि उम्रा ज़ायरीन के हवाले से कल खुशखबरी आई कि सऊदी अरब में एंट्री मिल जाएगी, पाकिस्तानी भी इसमें शामिल हैं। लेकिन एक इशू है कि जो चाइनीज़ वैक्सीन हैं उसके लिए कहा गया है कि पाकिस्तानी बूस्टर शॉट्स लगवाएंगे और क्वारंटीन करेंगे। ये बूस्टर शॉट्स कब से लग रहे हैं और क्या इसके मैकेनिज्म बनाया गया है, इसके बारे में कुछ लोगों के लिए क्लियर कर दें। जी बिल्कुल, ये मैं आपको बता देती हूँ कि देखें, जिनको तो चाइनीज़ वैक्सीन लगी हुई है और बूस्टर डोज जो सऊदी अरेबिया में एक्सेप्टेबल है वो फाइजर, एस्ट्राजेनेका या वो मॉडर्ना की वैक्सीन है जो वहाँ पे एक्सेप्टेबल है। तो अभी तक पूरी दुनिया में कहीं पर भी मिक्स एंड मैच वैक्सीन्स का जो है कोई सेफ्टी डाटा जो है वो मुरतब नहीं हुआ है और अभी ये हम इसको बिल्कुल सेफ नहीं समझते जब तक हमारे पास कोई ऑथेंटिक प्रूफ या कोई ऑथेंटिक ऐसा क्लिनिकल ट्रायल्स ना आ जाए कि जिसमें ये हम समझें कि जो लोग पहले उन्होंने चाइनीज वैक्सीन लगाई और बूस्टर वो किसी दूसरी डोज की लगाते हैं कि उनकी सेहत को खतरा नहीं होगा। तो इसलिए अभी हुकूमत ने ऐसी कोई पॉलिसी नहीं बनाई है जिसमें बूस्टर डोज हम देंगे, क्योंकि ये अभी तक इसकी हेल्थ सेफ्टी जो है वो इंश्योर्ड नहीं है।
ठीक है, मतलब अभी ये क्लियर नहीं है, आइंदा चंद दिनों में इस हवाले से भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर नौशीन हामिद साहब, आप हमारे साथ मौजूद थी और आपने बताया और क्लियर हो गई है कि अभी उम्रा ज़ायरीन के हवाले से उस तरह से अभी पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने मैकेनिज्म नहीं बनाया, क्योंकि बूस्टर शॉट्स अभी लग नहीं रहे हैं। अगर जब से लगेंगे बूस्टर शॉट, जिन्होंने चाइनीज़ वैक्सीन लगवाई है, उसके बाद ही एंट्री मिल पाएगी। लेकिन आपको याद होगा कि ये इशू हमने आज से 2 महीने पहले डॉक्टर जावेद अकरम से उठाया था और उनसे ये बात की भी थी कि अगर आप एक वैक्सीन लगवा चुके हैं तो क्या उसके ऊपर आप दूसरी वैक्सीन लगवा सकते हैं। तो तब भी उन्होंने यही कहा था कि अभी इस हवाले से कोई रिसर्च नहीं हुई है, ना ही इस पर काम हो रहा है, तो मैं अपनी मेडिकल ओपिनियन नहीं दे सकता। लेकिन वो तो एक से दूसरी वैक्सीन है ना, ये तो चाइनीज वैक्सीन के ही बूस्टर शॉट अगर लग जाए। लेकिन डॉक्टर साहब कह रही थी कि अभी उन्होंने ये भी क्लियर नहीं किया कि सऊदी अरब में एक्सेप्टेड है या नहीं, अगर आपने साइनोफार्म लगवाई है या वो लगवाई है। तो ये 2-4 दिनों में आई थिंक चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन एज पर आवर इन्फॉर्मेशन बूस्टर शॉट लगने के बाद ही आपको उम्रे के लिए एंट्री जो है वो अलाउ हो सकेगी। बिल्कुल, एक ब्रेक लेते हैं, फिर मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट इशू के ऊपर, सिंध के हवाले से, जो कि आज लॉकडाउन में ईज डाउन हुआ कुछ और स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ सिंध गवर्नमेंट गई है, प्लस SOPs जारी हुए हैं आशूरा के हवाले से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं जो कि आइंदा जो है कोरोना के हवाले से लिए गए हैं। बिल्कुल, और तालीमी इदारों के हवाले से भी अब ये कहा जा रहा है कि यौम आशूर के बाद ही तालीमी इदारे खोले जाएंगे। लेकिन 10 अगस्त से जो बोर्ड्स एग्जाम्स हैं उनकी नई डेट शीट जारी कर दी गई है। तो पूरा जो लॉकडाउन लगाया गया था टिल 8 अगस्त वो रिवाइज़ किया गया है। और आज जो सिंध में कराची की रेशो सबसे ज़्यादा जा रही थी पॉजिटिव की, वो थोड़ी सी बढ़ गई है, 21% से ज़्यादा हो गई है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि हम स्मार्ट लॉकडाउन के जरिए इस परसेंटेज को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। पार्लिमानी सेक्रेटरी सिंध हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, कासिम सोमरू साहब, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम कासिम साहब। थैंक यू फॉर हैविंग मी। कासिम सोमरू साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। अब चूँकि 9 अगस्त आज से लॉकडाउन में नरमी की गई है, स्मार्ट लॉकडाउन है सिंध भर में, स्पेसिफिकली कराची की हम बात करें, सिचुएशन क्या है, क्या SOPs अब जारी किए गए हैं, किस तरह से इंश्योर किया जाएगा कि केसेस दोबारा से ना बढ़ें? बहुत शुक्रिया आपका। SOPs तो ऐसा सच कोई नई तो नहीं है, लेकिन यही 1.5 साल से SOPs जाए हैं कि आपने मास्क पहनना है, डिस्टेंस मेंटेन करना है और दैट हाइजीन मेंटेन करना है। लेकिन जो हमने अचीव किया है ये पिछले लॉकडाउन में, जब हमारे वज़ीर आला साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हम आप लोगों से अपील की थी थ्रू आपके मीडिया के कि जी आप अपने इससे जो हमारी ये स्ट्रिक्ट पॉलिसी है इसको आप थोड़ी स्ट्रिक्ट कंप्लायंस देंगे तो होगा ये कि जैसे जैसे परसेंटेज ऑफ पॉजिटिविटी रेट कम होगा और प्लस मैस वैक्सीनेशन जब हम इस ट्रेंड को लेके आगे चलेंगे तो उसका फ़ायदा ये होगा कि हमारे पास लोग हॉस्पिटलाइजेशन की तरफ कम आएंगे, एक बात, और दूसरी जो है जो रेट ऑफ स्प्रेड है वो कम हो जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह हमने अचीव की हैं। अब जैसे आपने फरमाया कि 21% के करीब है, ये उससे भी थोड़ा कम हुआ है, लेकिन ये माइनस प्लस हॉवरिंग होता रहता है, थोड़ा आगे थोड़ा पीछे। लेकिन जो हॉस्पिटलाइजेशन है वो स्लाइटली बेहतर हुई, कम हुई है। उसको हम अच्छा तो नहीं समझते, लेकिन ये कम हुई है। दूसरा USR के पिछले ये जो 9 दिनों में हमने एवरेज 2.5 लाख के करीब वैक्सीनेशन पर डे के हिसाब से पूरे सिंध में किया, और पर्टिकुलरली कराची में तकरीबन 1.25 लाख से 1.5 लाख के दरमियान एवरेजन हमने वैक्सीनेशन किया, विच इज़ अ वेरी गुड नंबर। लेकिन दैट इज़ नॉट इनफ नंबर, बट अच्छा नंबर है। लोगों में ये टेंडेंसी आई कि लोग घरों से निकले वैक्सीनेशन करवाने, फिर हमने घरों की तरफ टीमें भेजी, मोहल्लों में और स्ट्रीट्स पे जाके टीम्स, बाजारों में, मार्केट्स के कोनों के ऊपर जहाँ जहाँ लोगों का एक्सेस, आसान एक्सेस था, वहाँ पर हमने टीम्स भी भेजी। तो ये एक अच्छा अचीव किया। लेकिन अब इसको लोगों को, हमें जो हमारी मार्केट एसोसिएशंस हैं, लोग जो ट्रांसपोर्ट में सफ़र करते हैं या जितने भी हैं, वो अगर इसको तकलीफ समझते हैं, लॉकडाउन को तकलीफ समझते हैं, तो अब थोड़ी तकलीफ ये समझें कि हमें अब इसी की तरफ, वैक्सीनेशन की तरफ उसी तरह से जाना है, और दूसरी जो है वो SOPs को वैक्सीन के साथ साथ फॉलो करना है, ताकि हम अगले 1-1.5-2 माह में पूरी तरह से वैक्सीन भी कर जाएं और हम इस स्प्रेड के साइकिल को जो है वो तोड़ दें। तो दैट इज, ये हमें लोगों से उम्मीद भी है। और फिर आगे आपने खुद फरमाया कि बहुत इम्पोर्टेंट महीना शुरू होने वाला है, तो वहाँ पर भी प्रोसेशंस होने हैं, मजालिस होनी है। तो ये हमारा NCOC में जो जॉइंट सेशन हुआ था उसमें भी हमने ये डिस्कस किया इन डिटेल
जी। और हमारी रिक्वेस्ट थी, जो नासिर शाह साहब और सईद गनी साहब की सीएम साहब ने कमेटी बनाई थी, वो उन्होंने इन तमाम लोगों के साथ मिल के एक SOPs जो हमने तय की सिंध गवर्नमेंट ने, वो ये हैं कि आप कोशिश करें कि इसको टेलीवाइज कराएं अपने जो भी आपके ये होते हैं मजालिस जो हैं, ताकि लोग घरों में बैठे फिजिकली लोगों जो है वो उन जगहों पर ना आए। नंबर 1। दूसरी बात, उन्होंने खुद अश्योर किया कि वी विल अश्योर कि हमारे पास लोग आए वो वैक्सीनेटेड हों। और तीसरी बात ये कि उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की कि आप हमें वैक्सीन सेंटर्स खोल के दें। तो हमने उनकी जहाँ जो 7-8 जगह उन्होंने आइडेंटिफाई की, हमने वहाँ वैक्सीन सेंटर भी खोल दिए हैं और 1-2 जगह पर खुलने वाले हैं। आज भी इंशाल्लाह वो हो जाएंगे। और प्लस रैपिड टेस्ट भी हम करेंगे, ताकि अगर खुदा ना खास्ता उस वहाँ पर कोई पॉजिटिव उस मजलिस के अंदर आ जाए तो बाकियों को भी नुकसान हो सकता है। और साथ साथ वो जो है वो थोड़ा डिस्टेंस में बिठाएंगे, हुजूम को इकट्ठा नहीं करेंगे, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट, आई नो। लेकिन जो हमारे उलमा ने हमसे अश्योर किया है कि मास्क पहनेंगे और थोड़ा डिस्टेंस को मेंटेन करेंगे, तो ये अच्छा है। इससे जो है वो लोग एक वहाँ से लोग महफूज होंगे किसी अपनी इबादत की जगह से, तो शहर आपका महफूज होगा। सबसे बुनियादी बात, आपकी फैमिली महफूज होगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल। और फिर उसी तरह से आपका मुल्क महफूज होगा। बिल्कुल सही। कासिम समरू साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। और ये बात आपकी बिल्कुल, हमेशा से ही हम ये बात करते आए हैं कि जो भी मेजर स्टेक होल्डर्स होते हैं इन दैट पर्टिकुलर टॉपिक, अगर आप उनको ऑन बोर्ड लेकर आकर उनसे मुशावरत करके तमाम चीज़ें डिसाइड करें तो बेहतर हो जाता है कॉपरेट करना। जैसे अभी मुहर्रम से पहले उलमा हजरात से बिठा कर पूरी उनकी बातें मानी गई, उनके मुतालबात सुने गए और मेक श्योर किया जाए कि बीच का रास्ता निकले और दोनों तरफ से हैंडल हो जाए। तो आई थिंक दैट्स द ब्रिलियंट थिंग। उसके ऊपर फॉलो करना, फॉलोअर्स हैं वो भी इस चीज़ को सही तरह फॉलो करें, ताकि पाकिस्तान के लिए आसानी हो जाएगी, आगे कोरोना केसेस नहीं बढ़ेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, फिर मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम बात करेंगे कुछ पॉलिटिकल इश्यूज़ के ऊपर जो कि बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में इंपॉर्टेंट होते हैं और आपने जिस तरह हमेशा कहती हैं कि कभी कम नहीं होते, तो कल एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुई है कि नेवर हैव अ बोरिंग डे। बिल्कुल बोरिंग नहीं होता, क्योंकि पाकिस्तान में कुछ ना कुछ होता रहता है। कल बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि कल पीपल्स पार्टी के लिए इंपॉर्टेंट दिन था। कल साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान नवाब सनाउल्लाह ज़हरी और साबिक गवर्नर अब्दुल कादिर बलोच, जो कि नून लीग से उनका ताल्लुक था, उन्होंने पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर लिए। और मेरे ख्याल में ये नून लीग के लिए रिसेंट डेज में सबसे बड़ा सेटबैक हुआ। बिल्कुल, एक तो सेटबैक भी होगा, दूसरा पीपल्स पार्टी परवान चढ़ती हुई नजर आ रही है। अबूजर, आपने देखा होगा कि कश्मीर के बाद, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस के बाद ये बात कितनी डिस्कस हुई कि पीपल्स पार्टी ने वहाँ पर अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। और हमारे साथ जो हमारे एनालिस्ट होते हैं वो तो हमेशा से ये कह रहे हैं कि मुझे लग रहा है कि पीपल्स पार्टी के लिए ना एक बड़ा एडवांस चीज़ें जो हैं वो आगे आने वाली हैं, खासतौर पर 2023 के इलेक्शन में सरप्राइज करने वाली है पीपल्स पार्टी। और अब आप देखिए कि कोयटा बलूचिस्तान में जलसे के दौरान भी 2 बड़े नामों का, बड़ी पर्सनालिटीज पार्टी में शामिल हो जाना भी एक अहम साइन है। इस पर हम बात करेंगे और भी बहुत कुछ है जो ओवर द वीकेंड हुआ, डिस्कस करेंगे। हमारे साथ सीनियर एनालिस्ट अंजुम रशीद साहब मौजूद हैं। अंजुम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया अंजुम साहब वक्त देने के लिए। अब कल जो ये जलसा हुआ कोयटा बलूचिस्तान, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वहाँ पर बात कर रहे थे और फिर 2 बड़े नामों का शामिल हो जाना पीपल्स पार्टी में, कैसा देखते हैं आप इसको? एक तो यह है कि कल के जलसे से ऐसा मालूम हुआ है कि 2023 के इंतखाबात जो है वो शुरू हो गए। मतलब उसकी तैयारी, उसके लिए इकदाम, उसके लिए प्रिपरेशन जो है वो शुरू हो रही है। कल का जो जलसा बलूचिस्तान में बिलावल भुट्टो ने किया वो एक्चुअली 2023 के इंतखाबात का ऐलान था और उसमें उन्होंने उसमें अपनी विक्ट्री का भी ऐलान किया। अब बलूचिस्तान के अंदर 2 पर्सनैलिटीज़, कादिर बलोच साहब, जनरल कादिर बलोच साहब और सनाउल्लाह ज़हरी, ये ऐसे इलेक्टेबल हैं जिनके इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं कि ये इलेक्ट हो जाएंगे। अगर बलूचिस्तान के अंदर ये 2 इलेक्ट हो जाएं और कुछ थोड़े से और ले आएँ तो 5 या 7 या 8 मेंबरान अगर बलूचिस्तान से जीत जाएं पीपल्स पार्टी के, तो ये पीपल्स पार्टी की बहुत बड़ी कामयाबी होगी। और पीपल्स पार्टी जो है वो पंजाब में भी जो है वो कंसंट्रेट कर रही है और यहाँ पर जो जहांगीर ग्रुप इमरान खान से नाराज़ है उसको भी कैच करने की कोशिश कर रही है। और एक बात भी है कि जो इलेक्टेबल हैं और जो दूसरे तमाम फैक्शन है उनको नज़र आ रहा है कि अगले इंतखाबात में जो है वो मियां नवाज शरीफ को गवर्नमेंट नहीं मिलने वाली। ये इशारे जा रहे हैं कि जो रियासत है और जो इदारे हैं वो नवाज शरीफ से जो है वो नाराज़ हैं, इसलिए नवाज शरीफ को इकरार नहीं मिल रहा। तो वो अट्रैक्ट
हो रहे हैं पीपल्स पार्टी की तरफ। और अगर पीपल्स पार्टी को जो है वो 7-8 सीटें बलूचिस्तान में, 9-10 सीटें जो है KPK में और 40-50 सीटें अगर पंजाब में मिल तो जाए फिर तो बहुत गेम चेंजर हो सकता है। बिल्कुल पंजाब सही। में 147 सीटें हैं, उसमें से अगर 50 मिल जाए तो गेम चेंजर हो जाएगा। और बिलावल के वजीर आजम होने के इम्कानात जो है वो अच्छा अर्जुन साहब, अभी चूंकि इसमें तो अब 2023 तक काफ़ी रद्दबदल भी होगा, चेंजेस आएंगी, कुछ लोग ज्वाइन करेंगे, लेकिन अभी ये जो कल नून लीग के हवाले से बात की जा रही है कि अब्दुल कादिर बलोच हों या सनाउल्लाह ज़हरी हों, इन्होंने ज्वाइन क्यों किया? आपको क्या लग रहा है कि ये नून लीग से खफा हैं, ये कह रहे हैं कि हमें इज्जत नहीं मिली है, या ये जो बयानी है उसकी वजह से नज़र आ रहा है आपको, या पीपल्स पार्टी के स्ट्रांग होने की वजह से हो रहा है? पीपल्स पार्टी के स्ट्रांग होने की वजह से तो मेरा ख्याल नहीं हो रहा। इसमें जो अल्टरनेटिव है, एक तो ये कि जो बयानिया है मियां नवाज शरीफ का, मियां नवाज शरीफ अपने बयानी से हट नहीं रहे। वो अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, वो इदारों के सरबराहों के खिलाफ तनकीद कर रहे हैं, और वो वोट को इज्जत दो की और पिछले इलेक्शन में धांधली की बात कर रहे हैं। वो सारी की सारी ऐसा लग रहा है कि वो रियासत से टकराने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए सनाउल्लाह ज़हरी और अब्दुल कादिर बलोच जैसे लोगों को और दूसरे लोगों को ये नज़र आ रहा है कि अगले इलेक्शन में मियां नवाज शरीफ कामयाब होते गवर्नमेंट नहीं बनाएंगे। तो ये वो ग्रुप्स हैं, ये वो इलेक्टेबल हैं जो हमेशा हर गवर्नमेंट के साथ होते हैं। और गवर्नमेंट का इम्कान अगर नवाज शरीफ का नहीं है तो वो उनके पास दो ही ऑप्शन है, एक इमरान खान और दूसरा पीपल्स पार्टी। अगर इमरान खान के साथ वो नहीं जा सकते तो उन्हें पीपल्स पार्टी की तरफ आना है। तो इसका मतलब यह है कि अब मैदान में दो घोड़े बहुत वाजे हैं, एक PTI और एक पीपल्स पार्टी। ये अगले इंतखाबात जो हैं वो उन इंतखाबात में ये दो सबसे ज्यादा स्ट्रांग अब तक की सूरत हाल में। कल क्या होता है वो उसका एग्जैक्टली नहीं कह सकता, लेकिन अब तक की सूरत हाल में ऐसा है कि पीपल्स पार्टी और PTI अगले इलेक्शन के जो है वो मद्दे मुकाबिल होंगे, और पीपल्स पार्टी के भी इम्कानात है कि वो अच्छा तो अंजुम साहब, आपके 2023 के जो इलेक्शन है वो पीपल्स पार्टी वर्सेस PTI हो सकते हैं। नून लीग वुड बी द थर्ड पार्टी, थर्ड ऑप्शन अभी तक के हालात के मुताबिक आप ये कह रहे हैं। PTI की अगर बात कर लें तो इमरान खान साहब आज मुमकिन तौर पर दौरा करेंगे लाहौर का, और उनकी मसरूफियात जो हैं वो यहाँ पर वज़ीर आला और गवर्नर से अलग अलग मुलाकात भी होगी, ब्रीफिंग भी दी जाएगी उनको। और मेवाकी तर्ज का जो जंगल लगाने जा रहे हैं, जो उनका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और प्राइम मैं समझती हूँ कि PTI ने अपनी प्रायोरिटीज़ के अंदर भी रखा हुआ है क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान। सो उसमें एक बड़ा ये इनिशिएटिव होगा जिसका इफ्तिताह भी वो आज करेंगे। कल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का भी इफ्तिताह किया इस तरह से कि फर्जी वोट कास्ट किया। क्यों पार्टीज ऑन बोर्ड नहीं आती हैं इसके ऊपर? क्या प्रॉब्लम लगता है आपको? कि जो मशीन्स हैं, मशीन्स का सॉफ्टवेयर तो ऐसा है कि अभी पिछले दिनों पता चला कि पाकिस्तान की जो फौज पाकिस्तान है और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है और जो दूसरे ओहदेदार हैं, उनके पाकिस्तान में बैठे हुए जो है वो टेलीफोन हैक हो जाते हैं, और उनकी बात हैक होते हैं, उनकी बातचीत उनके जिनसे होती है वो बातचीत सुन ली जाती है। वो जिस कमरे में बैठे होते हैं उस कमरे की तस्वीरें मिल जाती हैं। तो जब मशीन्स के बारे में इतना कुछ पहले से शकूक हैं तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी तो वैसे ही इल्ज़ाम आयद कर रही है कि PTI और जो है वो दूसरे इदारे जो है वो इलेक्शन को मिनोवर करते हैं। PTI पे तो ये इल्ज़ाम आया कि वो बक्से उठा के ले जाते हैं। अब जहाँ बक्से उठा ले जाने की बात हो और जहाँ पर लोग उठा के ले जाते हैं, आप बक्सों की बात कर रहे हैं। इंतखाबात जो है वो 6-6, 8-8, 10-10 घंटे उनके नताइज डिले हो जाते हैं। वहाँ पर मशीन में क्या नहीं हो सकता, इसलिए मशीन के ऊपर डाउट करना ये मेरा ख्याल है कि ये बनता है। लेकिन फिर फिर हाल क्या है ना, फिर देखिए अगर आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को अगर आप डाउट कर रहे हैं, इसके अलावा आप वैसे वोट कास्टिंग के ऊपर तो डाउट्स हैं ही हैं, तो फिर अगर आगे बढ़ना है, डेमोक्रेसी में आगे बढ़ना है, अगर आपने वोटिंग के अमल को बेहतर करना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इसके लिए बातचीत तो एटलीस्ट होनी चाहिए। नहीं देखिए ना, बातचीत तो बात ही नहीं करेंगे, नहीं हमने मानते नहीं है, जो मर्जी आप वो तो ट्रस्ट ही नहीं कर रहे। वो तो कह रहे हैं कि ये धांधली के जरिए इलेक्ट हुए हैं और अब भी धांधली कर रहे हैं, धांधली करते रहेंगे। इसलिए जो पिछला मुरव्वजा तरीका है वोट का ठप्पा लगा के वो बैलेट को उसमें डालने का, वो पूरी दुनिया में राइज है, और पूरी दुनिया में जो है वो बेशतर ममालिक में जो है उस पर लोग डाउट नहीं करते हैं और वो इंतखाबात फेयर कहलाते हैं। तो इसलिए इस फिलहाल मशीन की तरफ जाना मुझे नहीं नज़र आता कि PTI या मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी मानेंगे, क्योंकि मशीन में बहुत से खतरात हैं, उसमें खुफिया चीज़ें होती हैं। वो एक हिडन है और हिडन ट्रैप भी हो सकता है। इसलिए वो एक छुपी हुई सॉफ्टवेयर के ऊपर भरोसा करने के बजाय वो जो सीधा साधा तरीका जो दुनिया के बेशतर ममालिक में राइज है वो उसी पे रखेंगे, क्योंकि इसमें खतरात ज़्यादा है। लेकिन सीधे साधे तरीके में भी तो ट्रस्ट नहीं आता है। 2013 के इलेक्शन, 2018 के इलेक्शन सबूत है, जो पार्टी हारती है वो धांधली का भी कहती है और कहती है कि हमारे साथ बड़ा अनफेयर हुआ। अब आप ये देखिए कि वज़ीर आज़म साहब खुद अगर ओनरशिप ले रहे हैं तो क्या ही अच्छा हो कि सारी पार्टीज एक बोर्ड बैठा लें, एक पूरा
जैसे कहते हैं ना Discussion गोल बेस करना है कॉन्फ्रेंस ही कर लें, लेकिन डिस्कशन कर लें, अपनी अपनी रेजर्वेशंस भी बताएं, कुछ मान लें, कुछ मनवा लें, इस टाइप का कुछ Exactly. कंसेंसस नहीं हो सकता नेशनल इंटरेस्ट को ज़हन में रखते हुए? लेकिन नेशनल इंटरेस्ट तो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन आपको पता है, आपने खुद खबरें दी हैं, खबरें पढ़ी हैं, खबरें की हैं, खुद देखा है कि डस्का में जो है वो मजिस्ट्रेट बैलेट बॉक्स के साथ गायब हो गए। तो ह्यूमन एरर कम हो जाएगा ना, जितनी ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट होगी उतनी चीजें अगर आप मिनिमाइज होती जाएंगी। अगर आपने जो है वो प्रिजाइडिंग अफसर बैलेट पेपर और बैलेट बॉक्सेस के साथ गायब करने हैं, तो फिर क्या मशीनें, क्या रूल्स, क्या कानून, क्या वो फिर कुछ भी नहीं चलेगा। और जहां पर जो है वो इंतखाबात के नतायज जो है वो 6-6, 8-8, 10-10 घंटे आप डिले कर दें, ऐसे एक डिस्ट्रस्ट की गैर यकीनी सूरत हाल है। ये एक दिन में या एक साल में नहीं होगी इसके लिए। लेकिन अंजुम साहब, रफ्ता करने के लिए एटलीस्ट डिस्कशन तो करनी पड़ेगी ना। हल आफ्टर ऑल बात यही है कि आप ऑन बोर्ड बैठे, बात करें, इसके ऊपर जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो जाएं। लेकिन एक और मामला जिस पर प्रॉब्लम लगता है दूर नहीं हो रहा, वो है नून लीग के ऊपर जो प्रेशर है, और फिर शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी की बातें हो रही। कल बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते रहे अताउल्लाह तारर और दीगर रहनुमा। आपको क्या लग रहा है कि वाकई ये प्रेशर दोबारा से गिरफ्तारी का हो रहा है, या फिर ये वक्त से पहले ही थोड़ा सा एक स्टांस ले रही है नून लीग? नहीं, ये तो देखें कि ये तो मियां शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी का एक तकरीबन इशारा दिया गया है कि भावलपुर में जो एक नेशनल पार्क था, उसके जो मुतासरीन थे उनको जो ज़मीन तकसीम की गई, उसके अंदर जो है वो शहबाज शरीफ ने जो है वो अपने अख्तियारात से नाजायज़ फ़ायदा उठाया। अब प्रॉब्लम यह है कि ये सारे का सारी कहानी बज़ाहिर जब तक कहानी बयान की गई है मुस्लिम लीग नून की तरफ से, वो तो सरासर ज़्यादती है PTI की, कि अब वो 2 दफ़ा पहले गिरफ्तार किया, कोई बहाना नहीं मिला, तो अब एक फेक सा बहाना लेके वो शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करना चाहते हैं। और ये लग रहा है शहबाज शरीफ साहब तो बड़ा अच्छा चल रहे हैं, डिस्कशन करना चाहते हैं, उन्हीं को क्यों बार बार गिरफ्तार? ने तो ये भी कहा कि अच्छे बच्चे का किरदार अदा कर रहे हैं, जब बुलवाते हैं चले जाते हैं, एक्सप्लेनेशन भी दे रहे हैं। शहबाज शरीफ से ही जो है वो शेख रशीद जो है वो शहबाज शरीफ से ही खतरे का इजहार करते हैं, और इमरान खान को भी शहबाज शरीफ से ही खतरा है। उनको पता है कि मियां जो नवाज शरीफ हैं, मियां नवाज शरीफ तो फौज से टकराते रहेंगे और वो इदारों से दूर रहेंगे, उनके इक़्तिदार में आने का चांस बहुत कम है। लेकिन शहबाज शरीफ के दोनों तरफ विकेट के खेलते हैं, वो सुलह भी करते हैं, वो सलाम तो ये भी तो करते अच्छी बात नहीं है, मुफाहमत करके खेलते हैं, एग्रेसिव नहीं होते। खतरा कैसे? भी खतरा इसलिए कि वो इदारों के करीब है, इदारे उससे नाराज, मतलब जगह उनकी ना ले लें तो वो कहीं इमरान खान ज्यादा फेवरेट ना हो जाए, इमरान खान की जगह पे जो है शहबाज शरीफ ना एक पेज पे आ जाए, तो इमरान खान को तो खतरा ना जैसे सौतन से खतरा होता है, कोई खतरा जो है शहबाज शरीफ से। अच्छा ठीक है, मैं आपकी इस मिसाल से बिल्कुल ओनरशिप नहीं लूंगी, लेकिन एज इट इज आपने जैसे बोला वो लोगों ने सुन लिया, अब लोग उससे अग्री करते हैं या नहीं करते, दैट्स अनदर क्वेश्चन। ठीक है। अच्छा जी अंजुम साहब, अब चूंकि ये तो हमने इंटरनल पॉलिटिक्स की बात की है, कुछ इंटरनेशनल लेवल पर अब जो इस वक्त सिचुएशन है पाकिस्तान को, जो गवर्नमेंट को इस वक्त सामना है, एक तो भारत की तरफ से जो इल्ज़ाम लगते हैं उस पर तो दफ्तर खारजा ने कल भरपूर तरीके से जवाब दे दिया, लेकिन भारत का जो किरदार है अफगानिस्तान में, फिर अमेरिका का किरदार जो अफगानिस्तान में है, जो इस वक्त स्टांस लिया जा रहा है, अमेरिका तेज़ी कर रहा है, मतलब स्ट्राइक्स कर रहा है, लेकिन वहीं पर 3 अहम सूबे फिर से उन्होंने तालिबान ने कवर कर लिए हैं। ये किस तरफ सिचुएशन जा रही है, पाकिस्तान कैसे सही डील कर रहा है आपको लग रहा है? देखिए, इस पे कल बिलावल भुट्टो ने बहुत क्लियर स्टांस दिया और उसका जवाब भी दिया है फवाद चौधरी ने कि ये भारत करवा रहा है, और बिलावल भारत पे तनकीद क्यों नहीं कर रहे। लेकिन अगर भारत भी कर रहा है या तो पाकिस्तान में अगर वाकयात हम रोक नहीं सकते, तो ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारी नाअहली है। लेकिन एक बात बहुत क्लियर है कि जो तालिबान जूं अफगानिस्तान के अंदर ताकत पकड़ रहे हैं, पाकिस्तान जो है ना उससे नाखुश नहीं है, नाराज नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की तरफ से खुशी का इजहार किया जाता है। लेकिन जब अफगान तालिबान अफगानिस्तान में ताकत पकड़ते हैं, तो पाकिस्तान में जो है वो TTP जो है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वो स्ट्रेंथन होती है। TTP के जो सरबराह नूर महमद, उनका अभी उनका जो एक इंटरव्यू आया है, उनका इंटरव्यू CNN पे चला है, और उस इंटरव्यू में उस TTP के जो सरबराह पाकिस्तान में तहरीक तालिबान का जो लीडर है, उसने कहा है
कि और उसने ऐलान किया कि वो रीऑर्गेनाइज कर रहा है, और उसने अफगान तालिबान से दोस्ती का, मोहब्बत का इजहार किया। अब जो अफगान तालिबान जो अगर अफगानिस्तान में ताकतवर होते हैं तो पाकिस्तान में टीटीपी ताकतवर होगी। अगर वो समझते हैं कि अगर तालिबान का इस्लामी निज़ाम जो है अफगानिस्तान में होना चाहिए तो पाकिस्तान में भी होना चाहिए, वो पाकिस्तान में भी तशद्दुद के जरिए जो है वो गवर्नमेंट को गिराएंगे। बिल्कुल सही, और ऑब्वियसली जो भी अफगानिस्तान में होता है उसका डायरेक्ट इंपैक्ट पाकिस्तान जिस दिन से तालिबान अफगानिस्तान में ताकतवर हुए हैं, पाकिस्तान में रोजाना वाकयात हो रहे हैं, रोजाना नहीं तो हर दूसरे दिन तीसरे दिन वाकयात हो रहे हैं। अभी आज कल कोयटा में हुआ है, उससे पहले परसों जो है वो वजीरिस्तान में हुआ, उससे पहले जो है। लेकिन इसमें तालिबान से ज्यादा भारत किरदार ज्यादा नहीं आपको लग रहा? भारत का किरदार तो डेफिनेटली किरदार अदा करेगा और किरदार अदा कर रहा है, लेकिन जब बॉम्ब जो है वो पाकिस्तान में ब्लास्ट होगा तो फिर जिम्मेदार पाकिस्तानी गवर्नमेंट है, जिम्मेदार पाकिस्तानी इदारे हैं। जिनकी जिम्मेदारी है कि भारत को ये नहीं लग रहा ये मेरी जिम्मेदारी है। अब प्रॉब्लम यह है कि भारत को यहाँ चांस कौन दे रहा है? अब जब आप अफगान तालिबान की हिमायत करते हैं तो आपको पता नहीं कि पाकिस्तानी तालिबान भी जो है वो हमारे गले पड़ेंगे। कोई भी ऑफिशियली उस तरह से हिमायत नहीं कर रहा है, किसी ने ओपनली उस तरह से नहीं बोला अंजुम साहब। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि जिस तरह इंटरनेशनली हमें ट्रीट किया जाता है, मुझे सिर्फ एक बात बता दें, जिस तरह हमें ट्रीट किया जाता है, पाकिस्तान ने पीस डायलॉग में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, क्या उसका ड्यू क्रेडिट हमें मिला? बल्कि अब अफगानिस्तान की हुकूमत अगर अमेरिका के साथ कोई कोलैबोरेशन करती है, उनके जाने के बाद भी पाकिस्तान को बाहर निकाल दिया जाता है, डिस्कशन में लाया ही नहीं जाता। इसलिए जो बाइडेन पाकिस्तानी वजीर आजम तड़प रहे हैं, और मतलब यह है कि मैं तो समझ यूसुफ मोईन ने कहा कि वो जो वैसे उन्होंने निगेट कर दिया, उन्होंने कहा मैंने नहीं कहा था। इंटरव्यू आया उनका आपने स्टेटमेंट दिया, कल कहते मैंने नहीं कहा, कहते मेरा मतलब कुछ और था, मतलब कुछ और था। लेकिन भाई बात यह है कि ये नॉनसेंस, ये बचकाना और ये स्टूपिड हरकत है कि आप इंटरनेशनल फोरम पे कहें कि मुझे फोन नहीं किया जा रहा। ये आप क्यों कह रहे हैं? चुप तो रहो। लेकिन दूसरी बात ये कि आप बेताब क्यों है? बेताब इसलिए कि अमेरिका आप पे एतमाद नहीं कर रहा। वो अमेरिका आप पे एतमाद नहीं कर रहा, लेकिन इल्जाम आयद कर रहा है कि आप अफगान तालिबान की तशद्दुद में हिमायत कर रहे हैं। लेकिन अंजुम साहब, जो पाकिस्तान का किरदार है ना, वो पूरी दुनिया देख रही है। अमेरिका माने ना माने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो भारत कर रहा है उसको भी देख रही है पूरी दुनिया। लेकिन भारत के खिलाफ किसी ने क्या कर लिया? भारत को तकलीफ भी इसी बात की है, जो हर चौथे महीने, तीसरे महीने कोई ना कोई शोशा छोड़ देता है, जैसे उन्होंने कल छोड़ा कि दहशतगर्द दाखिल हो गए, और पूरा एक प्रोपेगेंडा करते हैं और फिर अपना प्रोपेगेंडा खुद ही फोड़ देते हैं, भांडा फोड़ देते हैं, चाहे स्कैंडल्स की मद में हो या सबूतों की मद में हो जो सामने आ जाते हैं। भारत जो है वो पाकिस्तान का दुश्मन है, भारत ने ये करना है, लेकिन आपकी गवर्नमेंट को की जिम्मेदारी है कि हमें, इसमें कोई शक नहीं है। 70,000 आदमी, 70,000 इंसान, 70,000 पाकिस्तानी बच्चों के, बूढ़ों के, फौजियों के, सिपाहियों के चीथड़े उड़े हैं पाकिस्तान में। ये खुद प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, और इनको शर्म नहीं आ रही कि इतना बड़े तशद्दुद के बाद अब वो केयरफुल नहीं है। अब वो कह रहे हैं भारत है, कोशिश जारी है, काउंटर किसने करना है? भारत को काउंटर मैंने करना है। बिल्कुल सही, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, और भारत को काउंटर करेंगे भी, आइंदा भी करेंगे। और जितने जहां पर फोरम्स पे मजीद पाकिस्तान की जरूरत पड़ेगी, वो पाकिस्तान फोरम्स पर भारत को क्रिटिसाइज करेगा भी और बताएगा भी पूरी दुनिया को कि असल चेहरा भारत का क्या है, अफगानिस्तान में भारत क्या कर रहा है, और अमेरिका का क्या किरदार होना चाहिए था अफगानिस्तान में, वो पूरा नहीं हो सका। बिल्कुल। इसी के साथ हम एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे, जहां पर हम बड़ी तारीफ करते हैं कि कुछ लोग पाकिस्तान का बड़ा पॉजिटिव इमेज टूरिज्म का प्रमोट कर रहे हैं, पाकिस्तान कितना खूबसूरत है वो दिखा रहे हैं। वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल इस चीज़ का ख्याल नहीं करते, गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हैं, और फिर सोशल मीडिया पर लोग जब उनकी क्लास लगाते हैं तो मुझे बड़ा मजा आता है। बिल्कुल, और ऐसा इसलिए हुआ कि एक कपल गया, मिस्टर एंड मिसिस सुहेब, और खुंजराब पास पे वो गए। उन्होंने ये किया कि उन्होंने वहाँ पर एक्सप्रेस से अपना नाम लिखा और उन्होंने कहा कि दे वर हियर, जिसके बाद तमाम लोग जिन्होंने इसको देखा है सोशल मीडिया पर बहुत तनकीद का निशाना बना रहे हैं, क्योंकि इसकी वजह से मजीद टूरिज्म प्रमोट नहीं होता बल्कि लोग बुरा मानते हैं। बिल्कुल, आप देखिए पाकिस्तान टूरिज्म के पेज पर ये तस्वीर लगाई गई जिसमें वॉल चॉकिंग की गई है मिस्टर एंड मिसेस सुहेब की तरफ से। आई डोंट नो व्हाट दे वांटेड टू प्रूव कि वी वर हियर, मतलब बड़ा कोई एक एहसान किया उन्होंने पूरे पाकिस्तान के ऊपर कि वो वहां गए और अपने निशानात छोड़कर आए। और हम्बल रिक्वेस्ट कीजिए इस पेज ने उनसे कि आइंदा कभी इस जगह को विजिट
मत कीजिएगा जब तक आप बेसिक मैनर्स और एथिक्स नहीं सीख लेते। एग्जैक्टली, बड़ा जबरदस्त पॉइंट आया है कि एथिक्स और मैनर्स हैं, जब आप कहीं पर जाते हैं तो ऐसे नहीं करते हैं। आप अपने मुल्क को साफ सुथरा रखते हैं, खूबसूरत बनाते हैं, ना कि उसकी खूबसूरती के ऊपर दाग लगा के आए। ये दाग है क्योंकि आपने स्प्रे से वो जो वॉल चॉकिंग की है। इस तरह से सिमल बहुत सी और भी मिसालें हैं हमारे पास। आप मोटरवे पर सफ़र करें या कहीं भी टूरिज्म के ऊपर जहाँ जहाँ पाकिस्तान के ऊपर स्पॉट्स हैं आप जाएँ तो अक्सर लोग इस तरह से करते हैं, दरख्तों के ऊपर लिख देंगे, कहीं ना कहीं पर लिख देंगे, लेकिन इसको कम होना चाहिए। आप देखें कि आपके जितने ये जो तारीखी मकामात हैं वहाँ पर लोग पेन के जरिए, चाकू के जरिए, ब्लेड के जरिए लिख रहे होते हैं। मुझे इंतहाई अफसोस होता है। लेकिन बहरहाल पर्टिकुलरली इस चीज़ के ऊपर मैं मिस्टर एंड मिसेस सुहेब, जो पाकिस्तान में बहुत सारे होंगे ऑब्वियसली, लेकिन जो पर्टिकुलर हैं जिन्होंने किया उनको पता है कि इनसे माजरत करना चाहते हैं कि आइंदा से ऐसे ना करें प्लीज। खुदारा पाकिस्तान को बख्श दें, इस तरह की हरकतें मत करें। पाकिस्तान को साफ सुथरा बनाना, ना कि ये गंद फैलाना है। और यकीन जानिए कि ये जो परमानेंट स्प्रे आप करके चले जाते हैं इससे आपकी कोई तारीफ नहीं होती है। ये कोई तारीख रकम नहीं हो जाती है लिखा जाता है 100 साल तारीख रकम हो गई है जी, आप यहाँ पर आए थे और ये इनक्रेव रहेगा वहाँ पर, ऐसे नहीं होता। कुछ लोगों ने इनको पढ़े लिखे जाहिल भी कहा है, तो मैं नहीं कह रही, लोग अफसोस हुआ जी देख के। और आइंदा से अगर कोई जाए तो यकीनन हम उम्मीद करते हैं कि वो ऐसा नहीं करेगा। एक और चीज़ पर जी, इन पर तो अफसोस है ही है, एक और मामले पर बड़ा अफसोस होता है, वो ये है कि महंगाई पर हुकूमत कंट्रोल नहीं कर पा रही है और बहुत से दावों के बावजूद परेशानी में लोगों की इजाफा हो रहा है। दिन ब दिन हम हर वीक में देखते हैं जब रिपोर्ट्स आती हैं कि आटा, चीनी, चावल, बेसिक अशिया तमाम महंगी हो जाती हैं, जिससे आम लोगों का बजट जो है वो मुतासिर से मुतासिर होता चला जा रहा है। बिल्कुल, और लोग फिर इस पर अपना रिएक्शन भी देते हैं, अपने मसाइल सामने भी लेकर आते हैं और बताते भी हैं कि किस कदर उनका गुजर बसर मुश्किल हो रहा है। आपको दिखाते हैं लोग क्या कह रहे हैं महंगाई पर। हमारा तो यही ख्याल है कि ये कुछ अच्छा नहीं कर रही है गरीब बंदे के हवाले से। तो गरीब आवाम का भी सोचना चाहिए, जो 20 से 25 हज़ार तक सैलरी मंथली कमा रहा है उसको क्या फ़ायदा है। मेहरबानी करन कुछ सड़ते रहम करन। 175 रुपये तो 320 रुपये किलो क्यों हो गया, 120 रुपये किलो चीनी हो गई है 65 रुपये तो सानू तो कोई समझ नहीं आ रही। रक्षा की गैस 120 रुपये इन्होंने दिनों 80 रुपये किलो होंगी है, 180 रुपये किलो हो गई है। बेसिक नेसेसिटी जो घर में खाने पीने की अशिया होती है, या जो एक गरीब बंदा जो 10, 15, 20 हज़ार कमा रहा है या जो वो भी नहीं कमा रहा, अगर वो चीज़ें उसकी रेंज में नहीं है तो मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को सबसे पहले इस पर एक्शन लेना चाहिए। और ये जो करप्शन की बातें लगाई हुई हैं, मैं ये समझता हूँ सबसे बड़ी करप्शन ये है कि बजाय चीज़ों की जो प्राइसेस नीचे आने की बजाय तेज़ी से बढ़ रही है और आए रोज़ बढ़ रही है और उनको कोई पूछने वाला भी नहीं है। कहाँ 70 रुपये से 120 रुपये पेट्रोल हो गया, घी की कीमत ले लें, चीनी की ले लें, किसी भी चीज़ की आप ले लें कीमत। आप देखें कि बेसिक नेसेसिटी पे अगर ये कंट्रोल नहीं कर रहे, बाकी बेशुमार जो डिपार्टमेंट है, बेशुमार जो चीज़ें हैं वो तो बड़ी दूर की बात है। और ये टोटली तौर पे इमरान खान साहब को चाहिए कि इन चीज़ पर एक्शन लें। महंगाई से तो बहुत बुरा हाल है आवाम का, और आवाम को रिलीफ देने के बजाय हुकूमत ने अब तक रिलीफ के नाम पे पेट्रोल और दूसरी अशिया, आटा, दाल, चावल, चीनी, घी, उनके रेट का कंपैरिजन हुकूमत के खुद हाथ में है। देख लें कि पहले क्या थे और आज क्या रेट हो गए। हर चीज़ महंगी है, सब चीज़ महंगी है। अभी दुकानें बंद पड़ी हमारी, कौन पूछेगा, हमें कौन खाने को देगा। ये महंगाई जो है वो कंट्रोल नहीं हो रही इस गवर्नमेंट से, और ये हो भी नहीं सकती क्योंकि आम बंदे की ख़रीद से ये चीज़ें बाहर होती जा रही हैं। जहाँ 150 रुपये का डालडा मिलता था वो 310 रुपये का हो गया। तो आम इंसान जो है उसकी बेसिक नीड तो यही है, आटा, दाल, चीनी, घी, लेकिन इसमें जो है वो हुकूमत हमें इस टाइम पे मुकम्मल नाकाम दिखाई देती है। महंगाई तो इतनी हो गई है कि खाने के लिए परेशान है, इतने पैसे शाम को आते नहीं है। दाल है, चावल है, आटा है, घी है, तेल है, चीनी है और भी एशिया हैं, सारी महंगाई बढ़ चुकी है। हमारे बस की बात नहीं है कि मैं अपना चला सकूँ ना अपने घर का पूरा खर्चा उठा सकता हूँ। मैं देख सर ये वो लोग हैं जो अपने अपने काम के अड्डों पर बैठे हैं, दुकानों पर बैठे हैं या कुछ लेने आए हैं। तो उन तमाम हजरात जिनका ताल्लुक गवर्नमेंट से है, जो ये कहते हैं कि शायद लोग काम नहीं करना चाहते इसलिए उनका गुजारा नहीं हो रहा, लोग मॉल्स में जा रहे हैं या टूरिज्म को ऑप्ट कर रहे हैं, गाड़ियाँ बड़ी खरीद रहे हैं, रिकॉर्ड नंबर हो गया, तो इसलिए महंगाई नहीं है। महंगाई है और ये गुर्बत की लकीर से नीचे जो लोग हैं, जो हमारा ऑलमोस्ट 40% बनता है, उनको बहुत बुरी तरह मुतासिर। बिल्कुल, और इसके अलावा उन लोगों को भी मुतासिर करिए जो कि 2 वक्त की
की रोटी खाते थे, किसी ने अपना यहाँ पे रोज ये नहीं कहा कि गुजर मोबाइल बसर करते महंगा थे। हो गया, गाड़ी महंगी हो गई, Exactly. मेकअप महंगा आटा, हो गया। चीनी, चावल की बात हो रही है, यहाँ पर बेसिक ज़रूरियात की बात हो रही है। आपके खाने की जो ज़रूरियात हैं वही अगर गवर्नमेंट पूरी नहीं कर पा रही है और लोगों को आसानी नहीं फराहम कर पा रही है, तो फिर किसकी तरफ हम देखें? जहाँ से फैसले होते हैं हुकूमत करती है इस्लामाबाद से, वहाँ पर हमारे रिपोर्टर वकास अजीम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे। और इसके अलावा हम हुसैन हमारे साथ होंगे मौजूद, हुसनैन औलख लाहौर से, उनसे भी हम जानेंगे कि क्या सिचुएशन है इस वक्त। सबसे पहले वकास अजीम से जानेंगे। वकास, हुकूमत ने बहुत दफ़ा ये कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं और आइंदा हफ्ते में महंगाई कम हो जाएगी। इमरान खान साहब ने भी कहा, वज़ीर भी कहते हैं। हो क्या रहा है? महंगाई में फिर इजाफा हो रहा है, लोग मज़ीद परेशान हो रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि यहाँ पर जो इक़्तिदार हुकूमती लोग बैठे हुए हैं उनका ये कहना है कि इस वक्त आलमी मार्केट में जो पेट्रोल की कीमत है वो मुसलसल बढ़ रही है और इसके साथ साथ चीनी की कीमत भी बढ़ रही है। गुज़िश्ता हफ्ते जब वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल से ये सवाल किया गया कि आखिर क्या वजह है कि हुकूमत महंगाई को कंट्रोल क्यों नहीं कर रही, तो उनका ये कहना था कि अगर आलमी मार्केट में चीनी की कीमत सस्ती हो जाए तो यहाँ पर भी लोग हाथ जोड़ कर आवाम को सस्ती अशिया फराहम करेंगे। ये वो बयानिया है जो कि पीटीआई की हुकूमत में एक किस्म से तब्दील हुआ है, क्योंकि जब वो अपोजिशन में होते थे तो उनका ये दावा था कि हुक्मरान जब होते हैं तो जब महंगाई होती है तो ये सिर्फ और सिर्फ हुक्मरानों की नाअहली की वजह से होती है। लेकिन अब पीटीआई के जो वज़रा हैं वो ये दावा कर रहे हैं क्योंकि आलमी मार्केट के ऊपर उनका कोई कंट्रोल नहीं है, इसलिए पेट्रोल की कीमत भी बढ़ रही है, डीजल की कीमत भी बढ़ रही है और चीनी की कीमत भी बढ़ रही है। हालांकि जो चीनी का स्टॉक है वो पाकिस्तान में अवेलेबल था, अब चीनी की दरामद शुरू हुई है, लेकिन पिछले एक साल से हमने देखा है कि चीनी की कीमतों में मुसलसल इजाफा हुआ है। और पिछले हफ्ते हमने ये देखा कि हुकूमत की जो सरकारी निर्ख है जो कि वफाकी हुकूमत ने तय किया है उसमें भी इजाफा किया गया है और अब चीनी की जो रिटेल कीमत है वो लगभग 90 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच चुकी है। अगर सरकारी निर्ख ही 90 रुपये फ़ी किलो होगा तो आम मार्केट में जो चीनी का रेट है वो यकीनन 110 रुपये से ऊपर पहुँच चुका है। इस्लामाबाद में हमने देखा है कि चीनी की जो कीमत है वो 105 से 110 रुपये तक पहुँची हुई है और कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर चीनी कभी कभी दस्तयाब भी नहीं होती। यही सूरत हाल कुछ आटे की है और इसके साथ साथ जो दूसरी सबसे ज़्यादा चीज़ महंगी हुई है वो घी और कुकिंग ऑयल है। कुकिंग ऑयल और घी की कीमत इस वक्त 350 रुपये फ़ी किलो से बढ़ चुकी है और पिछले हफ्ते ही हुकूमत ने खुद यूटिलिटी स्टोर के ऊपर भी घी और कुकिंग ऑयल की कीमत में इजाफा किया है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हुकूमत का ना तो चीनी के ऊपर कंट्रोल है और ना ही घी के ऊपर। इसी तरह जो आटे की कीमत है उसमें भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। तो जो आवाम जिनकी आमदनी ही माहाना 15 से 20 हज़ार रुपये है वो किस तरह अपना गुजारा कर रहे होंगे, क्योंकि वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन को जब उनका जी वकास साहब कुछ कह रहे थे। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब को जब कहा जाता है तो वो कहते हैं कि चीज़ों को कंट्रोल कर लिया जाता है। हम आपका सेंटेंस कंप्लीट कर लेते हैं कि महंगाई को कंट्रोल कर लिया जाएगा, नोटिस ले लिया गया है, देख लेंगे सिचुएशन कैसे बेहतर होती है। लाहौर का रुख करते हैं और आपने घी का जिक्र किया। ख़ास तौर पर जब भी हम किसी बेसिक इंग्रेडिएंट की बात करते हैं घी उसमें शामिल होता है। आपने सस्ती से सस्ती सब्ज़ी भी पकानी हो, चावल भी पकाने हो, आपको घी लाजमी चाहिए होता है। और यूटिलिटी स्टोर्स पर तो जो ब्रांडेड घी हैं जो जिनके साथ लेबल लगा होता है उनकी तो वही कीमत है जो ओपन मार्केट में मिलती है। गवर्नमेंट इस हवाले से सब्सिडी आवाम को देती है या नहीं देती है? चीनी महंगी होती जा रही है। लाहौर की सिचुएशन क्या है ये हम जानते हैं हसनैन से। हसनैन बताइएगा, लाहौर में महंगाई की क्या सूरत हाल है, लोग क्या कह रहे हैं इस हवाले से? जी अगर महंगाई की सूरत हाल की बात की जाए तो जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म हैं वो बारहा ये कहते हुए दिखाई दिए हैं कि महंगाई को कंट्रोल कर लिया जाएगा और वो हदायत करते भी नज़र आते हैं कि अपने वज़रा को वो हदायत कर रहे होते हैं कि जी महंगाई को कंट्रोल किया जाए, जो गरीब आवाम है उनकी पहुंच से जो चीज़ें दूर होती चली जा रही हैं उनको गरीब आवाम की पहुंच में किया जाए, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। गुज़श्ता 2 हफ्तों से जो गरीब आवाम है जो महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं उनको काफ़ी सदमे झेलने पड़े हैं। जैसा कि गवर्नमेंट की जानिब से जो यूटिलिटी स्टोर है उसके ऊपर जो अशिया खुर्दो नोश है उनकी कीमतों में बेबहा इजाफा कर दिया गया है। चीनी का जिक्र किया जाए, घी का जिक्र किया जाए या फिर आटे का जिक्र किया जाए, ये वो कमोडिटीज़ हैं जो किसी भी घर की ज़रूरत हैं और जो गुर्बत की लकीर से नीचे जी रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ये मुश्किल पैदा हो जाती है जब इन चीज़ों में इजाफा होता है, इनकी कीमतों में इजाफा होता है। यूटिलिटी स्टोर के ऊपर अगर
घी की बात की जाए तो 90 रुपये का इजाफा कर दिया गया है, 170 से 260 पे चला गया। अगर चीनी की बात की जाए उसमें 17 रुपये इजाफा कर दिया गया। इसी तरह अगर आटे के थैले की बात की जाए तो वो पहले 850 रुपये का मिल रहा था, 800 रुपये का मिल रहा था, उसमें 150 का इजाफा कर दिया गया, वो 950 रुपये का हो गया। इसी तरह अगर पेट्रोल की कीमतों की बात की जाए तो उसमें 3 से 4 दफ़ा इजाफा हुआ है। तो ओवरऑल अगर बात की जाए तो महंगाई इतनी हो गई है, जो गरीब आवाम है या वो सफ़ेद पोश तबका है, उनके लिए गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया है। उनकी ये जो चीज़ें हैं उनसे पहुँच से बिल्कुल ठीक है, आप जिस तरह बात कर रहे हैं और आपकी बात सही है कि लोगों का गुजारा करना मुश्किल हो गया है। और जिस तरह से हमारे ये नुमाइंदगान वकास और हसनैन बता रहे थे, सीमर एक चीज़ बड़ी चीज़ देखी है जिसके ऊपर सवाल बनता है कि अगर आलमी मार्केट में कीमतें कम हो जाएंगी तो पाकिस्तान में भी कम हो जाएंगी, और पाकिस्तान में जब कीमतें कम होती हैं तो वो कॉर्न नहीं करने देता, वो माफिया नहीं करने देता। मतलब गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ है, गवर्नमेंट की प्लानिंग कहाँ है, गवर्नेंस कहाँ पर है, रिट कहाँ पर है, ये सवाल जो है जब करते हैं तो कहा जाता है कि जी माफिया को कंट्रोल किया जाएगा, मंडी में भी कंट्रोल ये तो बात है ना ओवरऑल महंगाई की। गवर्नमेंट की रेट वहाँ कहाँ होती है जब वो एक फैंटेसी पेपर यानी कि डीसी रेट्स हर शहर का जो डिफरेंट होता है वो इशू कर देते हैं, वो चाहे सब्जियों के हवाले से हो, फलों के हवाले से हो। पंजाब ने कीमत एप्लीकेशन जो है वो इंट्रोड्यूस करा दी, हर तरह की बेसिक नेसेसिटी की चीजें जो है उसकी कीमत फिक्स कर दी। लेकिन क्या ओपन मार्केट में वो चीज़ें, चाहे वो आटा है, चीनी है, दाल है, घी है, सब्जियां हैं, फल हैं, उन कीमत पर मिल रही है? तो जवाब बता दे रहे हैं कि माफिया नहीं ना करने देता आपको, यही तो जवाब दे रहे हैं कि माफियाज हैं। तो फिर ऐसा नहीं है कि हमें माफिया से जवाब मांग लेना चाहिए कि आप आवाम को थोड़ा सा रिलीफ दे दे, क्योंकि गवर्नमेंट तो डिलीवर करने में बुरी तरह नाकाम हो गई है। एक ब्रेक लेते हैं फिर मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात करेंगे एक ऐसे इशू के ऊपर जिस पर अब सोशल मीडिया पर हर कोई बात कर रहा है, वो है टोक्यो ओलंपिक्स का खात्मा हो गया, लेकिन पाकिस्तान की कारकर्दगी कैसी थी। पाकिस्तान की तरफ से किसी ने कोई मेडल हासिल तो नहीं किया, लेकिन कुछ हमारे ऐसे परफॉर्मर्स थे, ऐसे प्लेयर्स थे जिनमें तलहा और अरशद नदीम हैं, जिन्होंने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है। और कोई बेसिक्स ना होने के बावजूद, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने के बावजूद, कोई ट्रेनिंग ना होने के बावजूद अपने तौर पर पाकिस्तान का नाम बनवाया। आप देखें, कोई स्पॉन्सरशिप ना होने के बावजूद सबसे बड़ी बात यह है कि आप किस तरह से अपने प्लेयर को ट्रेन करते हैं, पूरा साल मेहनत करते हैं, और उसके बाद जो है मैं ये कहूँगी कि जो 3-4 रोज़ से मुसलसल अरशद नदीम टॉप ट्रेंड पर जा रहे हैं, यकीन जानिए मुझे कोई एक भी नेगेटिव कमेंट नहीं मिला जो उनके परफॉर्मेंस के हवाले से किया गया हो या उनके ऊपर तनकीद की गई, बल्कि लोग ये कह रहे थे कि यू आर प्राउड, आप नहीं भी जीत सके, आप 5वें नंबर पर भी आए, तब भी आपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। 92 से लेकर अब तक हम कोई मेडल नहीं जीत सके, उसकी रीजंस क्या हैं? क्या इसके ऊपर फोकस किया जा रहा है, क्या काम किया जा रहा है? और एक और मैच्योरिटी जो मुझे सोशल मीडिया पर नजर आई अबूज़र, वो ये थी कि चूंकि इंडिया ने गोल्ड मेडल विन किया है, बट नोबडी वाज कंपेयरिंग इट विद अरशद नदीम, क्योंकि आप देखिए कि पूरी एक रिसर्च बैकग्राउंड मौजूद है नीरज चोपड़ा की ट्रेनिंग का। उन्होंने यूरोप में ट्रेनिंग की, कितना पैसा उनकी गवर्नमेंट ने उसके ऊपर लगाया और कैसे उनको पैम्पर करके भेजा। तैयारी की थी और भरपूर तैयारी की, अपने प्लेयर को देखा, उसके ऊपर काम किया, उसके ऊपर फोकस किया, उसके ऊपर इन्वेस्ट किया, उसकी ट्रेनिंग करवाई और फिर रिजल्ट्स निकले हैं। ये सिर्फ नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल हासिल नहीं किया, बल्कि उस सोच ने गोल्ड मेडल हासिल किया जो कि स्पोर्ट्स के ऊपर इन्वेस्ट करता है। और आपने देखा भारत ने भी अच्छी कारकर्दगी दिखाई है यूरोपीय ममालिक में, अमेरिका, चाइना, जापान, रशिया, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया। ये क्यों परफॉर्मेंसेस दिखा रहे हैं? बड़े ममालिक हैं, ना सिर्फ वो अपने मुल्क के लिए काम करते हैं बल्कि स्पोर्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा काम करते हैं। उसमें पाकिस्तान ने देखा कि 17 साल से हमारे ओलंपिक्स एसोसिएशन के सदर हैं जी, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद आरिफ हसन साहब। सब लोग अब ये सवाल पूछ रहे हैं कि 17 सालों में आपकी क्या कारकर्दगी है, ओलंपिक एसोसिएशन की क्या कारकर्दगी? वो बड़े आराम से कह देते हैं कि जी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई, हमें बेहतर परफॉर्म करना होगा। मुल्क में टैलेंट निखारने का कोई सिस्टम नहीं है, तो वो सिस्टम शायद मैंने, आपने, आम लोगों ने लेकर आना है, या शायद वो सिस्टम प्लेयर्स ने डेवलप करना है, क्योंकि एसोसिएशन जो एक बड़ा मेगा प्लेटफॉर्म होती है वो अपना डिलीवर नहीं कर पा रही है। क्लियरली ये बड़ा आप देखें, ये तलहा और अरशद नदीम जो हैं वो डायरेक्टली खुद क्वालिफाई हैं, इसमें ओलंपिक्स ने कोई काम नहीं किया, पाकिस्तान की एसोसिएशन ने, ना ही गवर्नमेंट ने कोई काम किया। ये क्वालिफाई करके खुद अपने गए, उम्मीद बांधी, लोगों ने इनसे उम्मीद बांधी और लोगों ने ट्वीट किए, लोगों ने हमारी वफाकी वज़रा बात कर रहे हैं, अब तो CM पंजाब भी बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी कि हम इस पर इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हुआ है कि इतना वक्त गुजरने के बावजूद हमारे प्लेयर्स ने जब इस पोजीशन पर अगर अकेले चले गए, तो अगर गवर्नमेंट की सपोर्ट होती, एसोसिएशन की सपोर्ट होती, यहाँ पर इन पर काम किया जाता, तो ये प्लेयर्स क्यों ना हमारे लिए मेडल लेके आते? बिल्कुल क्यों ना लेकर आते। अभी अगर लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं, तो उसके बाद फिर आप
आप देखिए कि कितना और बेहतर परफॉर्म कर सकते थे अगर ये वेल ट्रेंड होते इंटरनेशनल सिनेरियोज का मुकाबला करने के लिए। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल एक ट्वीट शेयर किया जिसमें उन्होंने एक वीडियो ओलंपिक्स की जो है वो शेयर की, जिसमें कहा कि कमबैक कितना ज़रूरी होता है एक प्लेयर के लिए। वो मैराथन रनिंग एक कंपटीशन था और उसमें एक लड़की गिर जाती है दोबारा, बट द पॉइंट इज हाउ मच यू आर फोकसिंग ऑन स्पोर्ट्स। आप खुद एक स्पोर्ट्समैन हैं, आपका अपना जो पूरा करियर है एज अ स्पोर्ट्समैन बड़ा चैलेंज रहा, लेकिन वज़ीर आज़म साहब क्या आपने खेलों की दुनिया में कोई इनकलाबी काम किया? क्या आपने प्लेयर्स को सपोर्ट किया? ये तो हम पिछले 5 साल से सुन रहे हैं, बल्कि काफी देर की कैंपेन से सुन रहे हैं। जब धरना था तब भी उन्होंने प्लेयर्स का जिक्र करते थे, स्पोर्ट्स पे बहुत काम करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना ऐसा हो रहा है, ना ही प्लेयर्स को ये लग रहा है कि कुछ बड़ी तब्दीली आ गई है जी, अब तो बड़े प्लेटफॉर्म्स आ गए जहां आपने उस दौड़ की जिक्र किया, वो वीडियो बहुत शेयर हुई है और लोगों ने ये भी सवाल किया है कि आप उस दौड़ का जिक्र तो कर रहे हैं लेकिन आपको ये मालूम है कि हम उस दौड़ में शामिल ही नहीं है। पाकिस्तान उस दौड़ में जब शामिल होगा तो फिर हारेगा जीतेगा बात की बात है। पाकिस्तान तो उस इंटरनेशनल मुकाबलों की दौड़ में शामिल नहीं है, तो अपने आप को पहले उसके लिए तैयार करें, इन्वेस्ट करें और इस पर काम करें, तभी हम मेडल लेके आएंगे। 22 करोड़ की आवाम है लेकिन कारकर्दगी जीरो नजर आई है। ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जब तक आप फोकस नहीं करेंगे, कमेंट करना आसान है, डिलीवर करना मुश्किल होता है। बहरहाल जी, इसके साथ ही हमें इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर फिर से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।